सिद्धार्थ ने दूसरा सिगरेट निकाल लिया और उसे जलाने ही जा रहा था कि डोर नॉक होने की आवाज़ आई। कम इन। उसने दरवाजे की तरफ बिना देखे ही जवाब दिया। स्टडी रूम का डोर धीरे से ओपन करते हुए प्रिया अंदर आ गई। उसने एक बार पूरे रूम में एक नजर दौड़ाई और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखती हुई बोली, सोनल वो नहीं आई? नहीं, वो थक गई थी तो मुझे लगा उसका आराम करना ही सही होगा। आओ बैठो। सिद्धार्थ ने उसे अपने सामने बड़े सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। प्रिया ने डोर क्लोज कर दिया और जैसे ही आगे बढ़ी सिद्धार्थ ने तुरंत उसे रोकने का इशारा करते हुए कहा, वेट अ मिनट। प्रिया की समझ में नहीं आया सिद्धार्थ क्या कर रहा है। सिद्धार्थ ने अपने हाथों में पकड़ी सिगरेट वापस टेबल पर रख दी और जाकर रूम की सारी विंडोज ओपन कर दी ताकि रूम में मौजूद सारा स्मोक बाहर निकल जाए। सिद्धार्थ को उसकी कितनी फिक्र है ये देखकर प्रिया के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। हाँ अब बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? सिद्धार्थ ने उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा। तुम अगर आज मुझसे बात करने नहीं आती ना तो मैं वैसे भी कल खुद ही तुमसे बात करने की सोच रहा था, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरे लिए तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी है। तुम क्या चाहती हो? प्रिया अभी भी उलझन में ही लग रही थी। शायद उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने अभी गहरी सांस लेकर समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो प्रिया, मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी जिस हालत में हो उसमें तुम कब तक ऐसे छिप छिप कर रह पाओगी? बोलो। अमन के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तुम और मैं दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो ज्यादा पावरफुल है, उनसे उलझना बेवकूफ़ी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आने वाली परेशानियों से अपना मुंह मोड़ रहा हूँ। लेकिन ये बच्चा तुम्हारा और अमन दोनों का है। इसे इस दुनिया में लाने या ना लाने का डिसीजन भी तुम दोनों का ही होना चाहिए। लेकिन आखिर में आगे आकर तुम्हें ही सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? उसकी बात सुनकर प्रिया ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, आई नो, लेकिन मैं क्या करती सिद्धार्थ? जब मुझे पता चला कि राठौर अंकल ने मुझे खोजने के लिए अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा रखा है तो मैं घबरा गई थी। मुझे ये भी पता चला कि राठौर अंकल नहीं चाहते कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लेकर आऊँ। उस वक्त मुझे वहाँ से भागना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा और मैंने वही किया। इट्स ओके। सिद्धार्थ ने उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, अमन को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता है? प्रिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर उसने फर्श की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस बात के लिए खुश होना चाहिए या परेशान। मैंने अमन से इस बारे में बात की, लेकिन मुझे वो कहीं से भी इस बात से खुश नहीं लगा, बल्कि ये जानकर कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैंने उसे आज से पहले कभी इतना पैनिक होते हुए नहीं देखा था। सिद्धार्थ कुछ पलों तक खामोश रहा। उसके बाद उसने प्रिया के पेट की तरफ एक नजर डालते हुए पूछा, उसने तुम्हें बताया नहीं वो तुम्हारी और उस बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता है या नहीं? उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिया प्रेग्नेंट है। उसने तो हमेशा प्रिया को बस एक छोटी बच्ची और अपनी एक अच्छी दोस्त के रूप में ही देखा था, लेकिन आज वो इतनी बड़ी हो गई थी। इस बात पर यकीन कर पाना वाकई उसके लिए मुश्किल था। उसने साफ साफ कह दिया कि वो ये बच्चा नहीं चाहता है। उस रात हम दोनों ने बहुत ही पी रखी थी। नशे की हालत में अगर हम दोनों से कोई गलती हुई भी थी तो हमें उसे सुधारना चाहिए, उसे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं उसके लिए सिर्फ उसकी फ्रेंड हूँ और कुछ नहीं। गुस्से से सिद्धार्थ ने अपना हाथ डेस्क पर दे मारा। उस कमीने अमन की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? इस वक्त सिद्धार्थ को उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर अमन इस वक्त उसे कहीं पर दिख भी जाता ना तो वो मार मार कर उसकी एक एक हड्डी के पूरे 206 टुकड़े कर डालता। सिद्धार्थ प्लीज ऐसा मत बोलो, सब मेरी गलती है। मैंने उस रात कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। प्रिया ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, ओके फाइन, तो अब तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? सिद्धार्थ ने अब एकदम सीरियसली उसकी तरफ देखते हुए पूछा। प्रिया का हाथ अपने कपड़ों पर कसकाया था, जैसे सिद्धार्थ को जवाब देने के लिए उसे बहुत सारी हिम्मत की जरूरत हो। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो गया था। प्रिया, तुम्हें शायद मेरी बात सुनकर अच्छा न लगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा करके तुम सीधे सीधे मिस्टर नारायण सिंह राठौर को चैलेंज कर रहे हो। अगर वो ये बच्चा नहीं चाहते हैं तो फिर शायद मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और वो अमन, उस इडियट से तो किसी भी हेल्प की उम्मीद मत रखना। मान लो अगर तुम किसी तरह इस बच्चे को जन्म दे भी देती हो तो फिर उसके बाद क्या होगा? अमन कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम अकेले इस बच्चे की जिम्मेदारियां कैसे संभालोगी? और फिर कोई भी लड़का किसी सिंगल मदर से शायद ही शादी करना चाहेगा। इसका मतलब समझ रही हो ना तुम? प्रिया ने एक फीकी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, मुझे पता है तुम यही कहना चाहती हो ना कि मुझे कोई भी नहीं अपनाएगा और मुझे अपनी पूरी जिंदगी अकेले बितानी पड़ेगी, लेकिन मैंने इन 2 दिनों में इस बारे में बहुत सोचा है। ये अमन का बच्चा है और मैं इसे किसी भी हालत में कुछ नहीं होने दूंगी। आई लव हिम, ये मुझसे नहीं होगा। कहते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रिया की आखिरी लाइन सुनकर सिद्धार्थ स्पीचलेस हो गया था। ये क्या कह रही हो तुम? प्रिया ने अब सिद्धार्थ से अपनी नजरें चुराते हुए कहा, हाँ मैं अमन से प्यार करती हूँ, जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? वो इतना अच्छा है कि मैं चाहकर भी खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाई। उसने हमेशा मुझे और मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट दी, कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि वो बहुत ऊंचे खानदान से और मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ। जब भी मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो हमेशा मेरे लिए मौजूद रहा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब उससे इतना प्यार करने लगी। मैं खुद को हर तरीके से उसके लायक बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी ताकि कम से कम मैं उसके साथ रहकर काम तो कर पाऊंगी। मैंने सोचा था कि जब उसे लगेगा कि मैं उसके लायक बन गई हूँ तब मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता दूंगी, लेकिन जब मैं यहाँ वापस आई तो पार्टी में मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली और फिर कहते कहते प्रिया रुक गई। अब उसने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सिद्धार्थ प्लीज मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करना, मैं सच में मर जाऊंगी। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर एकदम से हेल्पलेस फील कर रहा था। प्रिया को शुरू से ही विनय से और उससे कहीं ज्यादा अमन से ही लगाव था, लेकिन वो लगाव प्यार में बदल जाएगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो उसका सिर्फ अच्छा दोस्त था, इस वजह से वो उसे किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। लेकिन अगर वो उसका सगा भाई भी होता ना तो भी शायद उसे अपने बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहने का उसे कोई हक नहीं था। वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती है या नहीं, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ उसी का था। अमन की फैमिली ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। ऐसे में अगर सिद्धार्थ उसकी हेल्प करना भी चाहे ना तो कब तक कर पाएगा? उससे भी बड़ा सवाल ये था कि वो उसकी हेल्प कैसे कर पाएगा। अब वो अमन को भी जबरदस्ती प्रिया से शादी करने पर मजबूर तो नहीं कर सकता था। और फिर अगर किसी तरह अमन प्रिया को अपनाने को तैयार हो भी जाए तो भी राठौर फैमिली प्रिया को कभी अपने घर की बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। अपनी बात खत्म करने के बाद
प्रिया ने रोना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा। आखिर में उसने प्रिया से कुछ देर और बात करने के बाद उसे अपने रूम में भेज दिया। सिद्धार्थ अभी परेशान सा अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। प्रिया कब का वहां से जा चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उस जगह पर टिकी हुई थी जहां कुछ देर पहले प्रिया बैठी हुई थी। अचानक फोन बजने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आ गया। परेशानी से अपने फोरहेड को अपनी उंगलियों से मसलते हुए उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो हेलो सर। दूसरी तरफ से रोहित की आवाज आई। हाँ रोहित बोलो, काम हो गया? कोई क्लू मिला या नहीं? सिद्धार्थ ने अब एकदम सीरियस होकर सीधे बैठते हुए उससे सवाल किया। सब पूरी तो नहीं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगी है। एक्चुअली मैंने आपके कम्युनिटी के बाहर लगे कैमरा की वीडियो फुटेज चेक करने के लिए मंगवा लिए थे, लेकिन स्पेशली उसी जगह के सारे कैमरास को डैमेज कर दिया गया था सर, इसलिए उस जगह की कोई वीडियो फुटेज हमारे हाथ नहीं लगी। ये सुनकर सिद्धार्थ की मुट्ठियां गुस्से से कसने लगी थी। रोहित ने आगे कहा, सर आपने जो गाड़ी का नंबर बताया था वो भी पूरी तरह गलत था। एक्चुअली वो किसी वैन का नंबर था जिसे उस गाड़ी के ऊपर कॉपी किया गया था। जो स्पोर्ट्स कार की आप बात कर रहे हैं वो चोरी की गाड़ी थी, जिसे एक नहीं बल्कि कई लोग खरीद चुके हैं, इसलिए इतनी जल्दी उसके असली ओनर का पता लगाना पॉसिबल नहीं था सर। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के दिल में गुस्से का एक तूफान सा उठने लगा था। तुमने रोड पर सारे वीडियो फुटेज को चेक किया क्या? वो गाड़ी कहां से आई थी और कहां चली गई? रोहित ने तुरंत जवाब दिया, यस सर मैंने सारी फुटेज चेक करवा लिए हैं। वो गाड़ी शहर से बाहर वेस्टर्न एरिया की तरफ चली गई थी। उस तरफ गांव शुरू हो जाते हैं, इस वजह से वहां लाइटिंग या सीसीटीवी जैसी चीजें मौजूद नहीं है, इसलिए वो कार आखिर में किस जगह पहुंची थी हमें अभी तक नहीं पता है सर। रोहित ये सब बातें सिद्धार्थ को बताते हुए घबराया हुआ था। उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद उस रेड स्पोर्ट्स कार को उसके ओनर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया था। हालांकि जितना उसने पता लगाया था वो भी काफी कम इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ के लिए वो काफी नहीं थी। उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो आदमी जो कोई भी था उसने पहले ही खुद को बचाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, इसलिए रोहित की भी कोशिश उसके काम नहीं आई थी। और रोहित का अंदाजा गलत भी नहीं था। सिद्धार्थ को वाकई इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये गुस्सा उसे रोहित पर नहीं बल्कि उस आदमी के ऊपर आ रहा था। लेकिन वो भी जानता था कि इस वक्त गुस्से के बजाय दिमाग से काम लेना ज्यादा जरूरी है। वो जो कोई भी है बहुत ज्यादा होशियार है। पॉसिबल है कि ये सब बस एक मोहरा हो, असल मास्टरमाइंड उसके पीछे छिपा हो। फिलहाल हम में से किसी को नहीं पता कि उसकी रियल इंटेंशंस क्या है। ऑब्वियसली कोई केवल एडवेंचर के लिए तो सिद्धार्थ रॉय कपूर की गाड़ी को ठोकने की नहीं सोचेगा ना। सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ओके? रोहित ने भी तुरंत उसकी बात से एग्री करते हुए जवाब दिया, यू आर राइट सर, एंड डोंट वरी सर, मैं खुद इस मामले को पूरी तरह से जानने की कोशिश करूंगा, एंड आई एम श्योर सर हम बहुत जल्दी उसका पता लगा लेंगे। ओके, कहते हुए सिद्धार्थ ने अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली। एंड बाय द वे, अगर कोई क्लू ना मिले तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश करना। अब तक चाहे जितनी बार भी इस गाड़ी को खरीदा और बेचा गया हो, इसके सारे ओनर से पर्सनली मिलकर इस बारे में पूछताछ करो। ओके सर। इतना कहकर रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सिद्धार्थ की मेमोरी काफी अच्छी थी, वो किसी भी बात को इतनी आसानी से भूलता नहीं था, लेकिन दिमाग पर काफी जोर डालने के बावजूद उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उस आदमी को कहां देखा है। हालांकि सिद्धार्थ को उसका चेहरा क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जितना भी उसे नजर आया था ना, उसके हिसाब से उस आदमी की एज सिद्धार्थ के आसपास की तो रही होगी। जितना वो इस बारे में सोच रहा था उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर उसने डेस्क पर पड़ा फ्लावर पॉट उठाया और उसे पूरी ताकत के साथ जमीन पर दे मारा। एक जोरदार आवाज के साथ वो फ्लावर पॉट टुकड़े टुकड़े होकर पूरे रूम में बिखर गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद सोनल ने उठकर शावर ले लिया था, जिसके बाद वो पहले से काफी बेटर फील कर रही थी। एक बार को उसका मन हुआ कि वो भी सिद्धार्थ के पास स्टडी रूम में चली जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि हो सकता है वो अभी भी प्रिया से बात कर रहा होगा, उसके जाने से बेकार ही वो दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो इतना सोचकर वो वहीं रूम में बैठकर एक बुक पढ़ने लगी। तभी स्टडी रूम से कुछ टूटने की तेज आवाज सुनकर वो बुरी तरह चौंक गई। सब कुछ छोड़कर वो तेजी से रूम से बाहर निकलकर स्टडी रूम की तरफ दौड़ गई। सिद्धार्थ तुम ठीक हो? उसने डोर ओपन कर अंदर आते हुए पूछा। अंदर आते ही उसकी नजर जमीन पर पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़ों पर पड़ गई। ये सब कैसे हुआ सिद्धार्थ? सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि सोनल अभी तक जाग रही होगी, इसलिए अचानक उसके यहाँ आ जाने से वो थोड़ा चौंक गया था, लेकिन फिर उसने तुरंत संभलते हुए जवाब दिया, इट्स ओके, ये बस गलती से मेरे हाथ लगने से नीचे गिरकर टूट गया था। सोनल ने एक राहत भरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, मैं तो घबरा गई थी, मुझे लगा प्रिया से किसी बात पर बहस हो गई होगी तुम्हारी, और फिर तुम दोनों एक दूसरे को यहाँ की सारी चीजें फेंक फेंक कर मार रहे होगे। इतना कहकर वो हल्की सी हंसी के साथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ी, लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वेट, डोंट मूव। उसकी बात सुनकर सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मगर सिद्धार्थ ने उसके पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, स्लीपर्स कहाँ हैं तुम्हारे? कितनी केयरलेस हो गए हो तुम सोना, अभी लग जाती ना तुम्हें? अरे इट्स ओके, मैं साफ कर देती हूँ ना। कहते हुए सोनल ने अंदर आने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। कोई जरूरत नहीं है, आशा ये सब साफ कर लेंगे, आगे से कभी ऐसे बिना स्लीपर्स पहने मत घूमना, ओके? सोनल ने भी किसी अच्छी बच्ची की तरह स्माइल करते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वापस रूम में आते ही सोनल ने सिद्धार्थ के चेंज करने के लिए कपड़े निकाल दिए। सुनो, तुमने प्रिया से बात कर ली, कोई सोल्यूशन निकला क्या? कुछ सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सोनल ने हैरानी से पीछे मुड़कर सिद्धार्थ के हाथ में कपड़े देते हुए पूछा, ये कुछ क्या होता है? जब तक ठीक से नहीं हो जाता हमें प्रिया को सपोर्ट करना चाहिए। सिद्धार्थ ने अब एक स्माइल के साथ सोनल के गाल खींचते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैं इस बारे में तुम्हें आराम से पूरी डिटेल में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये कपड़े वापस रख दूं, मैं बाद में वापस आकर चेंज कर लूंगा। वापस आकर मतलब? सोनल ने हैरानी से घड़ी की तरफ नजर डालते हुए पूछा। रात के 10 बज चुके हैं, अब इस वक्त कहाँ जाना है तुम्हें? अरे वो कुछ जरूरी काम याद आ गया है, सो मुझे जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने दोनों हाथों में उसका चेहरा भरते हुए कहा। सोनल ने अब एकदम से सैड फेस बनाते हुए कहा, ओके, लेकिन जल्दी आना और ध्यान से जाना, ओके? सिद्धार्थ ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, और तुम भी जल्दी सो जाना, मेरे लिए वेट मत करना, हो सकता है मुझे देर हो जाए। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। घर से बाहर आते ही सिद्धार्थ ने एक बार दरवाजे की तरफ नजर डाली और अपना फोन निकालकर विनय का नंबर डायल कर दिया। हेलो, कहाँ है तू इस वक्त? आई नीड टू टॉक टू यू। इसके बाद उसने अपनी गाड़ी निकाली और सीधे होटल ड्रीम पैलेस की तरफ निकल गया। होटल में पहुंचकर अपने रूम में जाने के बजाय वो विनय के ऑफिस में ही चला गया। विनय वहां पहले से बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था। उसने वाइन का एक ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए? सिद्धार्थ ने उसे पूरी बात बताने के बाद उससे पूछा। विनय ने उसे जो ग्लास पकड़ाया था वो अब भी उसके हाथ में था, लेकिन वो इस वक्त इतनी ज्यादा टेंशन में था कि शायद वाइन पीना भी भूल गया था। सिद्धार्थ इस वक्त जितना परेशान था, विनय उतना ही रिलैक्स लग रहा था। वैसे भी उन तीनों दोस्तों में सबसे शांत और सुलझा हुआ वही था, इसलिए इस बार सिद्धार्थ हेल्प के लिए सिर्फ उसी के पास आया था। यार, मैं पुलिस की भी हेल्प ले सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो लोग कानून के दायरे में रहकर केवल उतनी ही बातों पर गौर करेंगे जो ऊपर से नजर आ रही हैं।
लेकिन मैं जानता हूँ ये मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना ही नजर आ रहा है। विनय अब तक खामोशी से बैठा उसकी सारी बातें सुन रहा था। सिद्धार्थ ने ग्लास वापस टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे तेरे कुछ आदमियों की जरूरत है जो इस मैटर में मेरी हेल्प कर सके। सिद्धार्थ, विनय और अमन तीनों बचपन के दोस्त थे। हालांकि तीनों का ही प्रोफेशन अलग था, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर वो तीनों ही एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। खासकर विनय उन दोनों से बहुत अलग था। सिद्धार्थ और अमन से कहीं ज्यादा उसके कॉन्टैक्ट्स थे। अंडरवर्ल्ड से लेकर पॉलिटिशियंस तक हर जगह उसकी अच्छी जान पहचान थी। विनय का अपना एक कैसीनो भी था जहां हर तरह के लोग आते जाते रहते थे। जाहिर है ऐसे में सिर्फ विनय ही जल्द से जल्द उस आदमी का पता लगाने में सिद्धार्थ की मदद कर सकता था। मेरे आदमी, विनय ने अब लापरवाही से उसकी तरफ एक उड़ती हुई सी नजर डालते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने अब थोड़ी बेचैनी से जवाब दिया, ऑफ कोर्स, तो वही सच का पता लगा सकते हैं। मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी इस पूरे मैटर को सॉल्व करना है, वरना मुझे नींद भी नहीं आएगी। विनय ने एकदम आराम से अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को मसल कर एस्ट्रे में डालते हुए कहा, अगर नींद नहीं आ रही तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर ले, इतनी भी क्या जल्दी है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अब चौंकते हुए अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या क्या बकवास कर रहा है? तेरी समझ में नहीं आता, जिस वक्त उस आदमी ने मुझ पर अटैक किया था उस वक्त सुनील भी मेरे साथ थी। मुझे नहीं पता हम दोनों में से एक्चुअली वो कैसे टारगेट कर रहा था। इतना कहकर सिद्धार्थ ने रुककर फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अगर वो मुझे टारगेट कर रहा है ना तो इट डजंट मैटर, आई कैन प्रोटेक्ट माय सेल्फ। लेकिन सुन, वो बहुत इनोसेंट है, वो इन सारी चीजों को हैंडल कैसे कर पाएगी बोल। विनय ने अब एक गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखा। सुन, तू इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहा है? मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा। सिद्धार्थ ने अब उस पर तंज कसते हुए कहा, सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन मतलब तो तेरा वही था ना। विनय ने अब एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, देख तुझे अगर मेरे आदमियों की हेल्प चाहिए तो मैं मना नहीं करूंगा, तू चाहे तो उन सबको काम पर रख सकता है, लेकिन तूने सोचा इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर वो आदमी तेरे हाथ लग भी गया तो उससे तुझे क्या फायदा होगा? सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर एकदम कंफ्यूज हो गया था। तो कहना क्या चाहता है? विनय ने अब उसे समझाते हुए कहा, उस आदमी ने किया ही क्या है, बस तेरी गाड़ी को टक्कर मारी है ना। शायद वो जो कोई भी है ऐसा करके बस तुझे वार्न करने की कोशिश कर रहा था। अगर तू उसकी हरकत से परेशान होकर इतने सारे लोगों को उसके पीछे लगा देता है तो हो सकता है वो तुझे मिल भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मैंने ऐसे बहुत से लोगों के साथ डील किया है, इसके लिए इनके बिहेवियर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। इसके जरिए तुम उस आदमी तक तो कभी नहीं पहुंच पाओगे जो इन सबका मास्टरमाइंड है। उल्टा ये लोग अलर्ट हो जाएंगे। अभी अगर ये आदमी तुम्हारे हाथ लग भी गया ना तो इसने जो किया है उसके लिए उसे कोई सजा नहीं होने वाली है। एक सिंपल सी माफी पर ही उसे पुलिस छोड़ देगी। उसके बाद आगे वो पहले से भी ज्यादा होशियारी से अपना काम करेगा। शायद अगली बार वो तुम्हें कोई वार्निंग ना देकर तुम पे ऐसा अटैक करे जिससे बच पाना तुम्हारे लिए पॉसिबल ना हो। विनय की बातें सुनकर सिद्धार्थ एकदम स्पीचलेस हो गया था। डैम इट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसने अब एकदम से हताश होते हुए विनय की तरफ देखा। तू ही बता मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विनय ने अब एकदम आराम से सोफे से अपनी पीठ टिकाते हुए कहा, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठकर उनकी अगली चाल का इंतजार कर। इस शातिर शिकारी का शिकार करने का यही बेस्ट तरीका है। कहते हुए विनय के होंठों पर एक स्माइल आ गई थी। खे, लेकिन मैं हर वक्त तो सोने के साथ नहीं रह सकता ना, मुझे बस उसी की फिक्र हो रही है। सिद्धार्थ ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसकी टेंशन तू मत ले, मैं अपने 2 बॉडीगार्ड्स को उसके साथ लगा दूंगा, वो हर वक्त उसे प्रोटेक्ट करते रहेंगे। वो अपने काम में एकदम परफेक्ट है, उनके होते हुए तुझे किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। विनय ने एक स्माइल के साथ उसे रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की टेंशन भी फाइनली थोड़ी कम हो गई थी। वो जो कोई भी है अब तो बस उसकी सिर्फ एक गलती करने का इंतजार है। उसकी बात सुनकर विनय के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। अब तो मैं भी उस आदमी से मिलना चाहता हूँ। दाद देनी पड़ेगी उसकी हिम्मत की। आखिर सीधे सीधे सिद्धार्थ रॉय कपूर से पंगा लिया है उसने। सिद्धार्थ ने अब फाइनली वाइन का ग्लास उठा लिया और पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, रात काफी हो गई है, सिद्धार्थ ने सोफे से उठते हुए कहा। लेकिन विनय का सवाल सुनकर उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। अमन ने कॉल किया था तुझे? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर एकदम लापरवाही से बोला, हाँ क्यों, तुझे पता है इस वक्त प्रिया कहाँ पर है? विनय ने अब उसकी आंखों में देखते हुए उससे सीधा सवाल किया। सिद्धार्थ उसकी नजरों को देखकर थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन फिर उसने तुरंत खुद को संभालते हुए लापरवाही से जवाब दिया, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? वो मुझे बताकर थोड़ी गई है वो कहाँ जा रही है। सिद्धार्थ ने प्रिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, इसलिए उसने विनय को भी इस बारे में बताना ठीक नहीं समझा। वैसे वो घर से भागी क्यों है? अमन ने तुझे कुछ बताया नहीं? सिद्धार्थ ने अननोन बनने का नाटक करते हुए कहा। विनय कुछ पलों तक उसकी तरफ देखता रहा और फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास खाली करते हुए बोला, अमन ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो कल रात को मेरे पास आया था, बहुत परेशान लग रहा था। सिद्धार्थ ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ओह आई सी। जुबान से भले ही सिद्धार्थ ने कुछ ना कहा, लेकिन मन ही मन वो अमन को ढेर सारी गालियां भी दे रहा था। बेचारे विनय को क्या पता था कि अमन प्रिया के लिए परेशान नहीं है, बल्कि इस बात के लिए परेशान है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ऑफ कोर्स जब तक वो उसे खोज कर उसके बच्चे को मार नहीं डालेगा तब तक वो तो परेशान रहेगा ही ना। अमन भले ही उसके बचपन का दोस्त था, लेकिन जो उसने प्रिया के साथ किया था ना, उसके बाद सिद्धार्थ के मन में उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं रह गई थी। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हर हाल में प्रिया से किया हुआ अपना वादा पूरा करेगा। विनय ने अभी गहरी सांस लेते हुए अफसोस के साथ कहा, अमन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है प्रिया अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से घर छोड़कर चली गई है। वैसे भी बचपन से ही वो बहुत ज्यादा सेंसिबल है। कल रात जब अमन मेरे पास आया था तब वो भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी फैमिली की सिचुएशन तो तुझे पता ही है ना। इतना कहकर विनय अपनी जगह से उठकर सिद्धार्थ के करीब आ गया। उसने सिद्धार्थ के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, शायद मैं जानता हूँ प्रिया ने डिसीजन क्यों लिया है, उसे कहो वो वापस घर चली जाए। इस तरह उसे छुपा कर रखने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसके और अमन के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सिर्फ वो दोनों मिलकर ही सुलझा सकते हैं, फिर चाहे उसका रिजल्ट जो भी आए उसे उसका सामना करना ही होगा। विनय की बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से शॉक्ड हो गया था। ये क्या कह रहे तू? विनय ने एकदम आराम से जवाब दिया, हाँ मुझे सब पता है। पार्टी वाले दिन उन दोनों के बीच क्या हुआ था मुझे वो भी पता है। कल रात जब अमन मेरे पास आया था तो उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। मैंने अपने आदमियों से प्रिया का पता लगाने को कहा था। उन्होंने ही मुझे बताया कि प्रिया इस वक्त तेरे घर में है। अगर मैं उस तक पहुंच सकता हूं तो राठौड़ अंकल के लिए उस तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात है, बता मुझे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को जैसे बहुत बड़ा वाला झटका लगा था। विनय की बात सही थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। घर वापस आने के बाद जब सिद्धार्थ ने बेडरूम के अंदर कदम रखा तब तक सुनील सो चुकी थी। वो उसे जगाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके डोर ओपन करते ही सुनील की नींद खुल गई। सिद्धार्थ जैसे ही बेड पर आया उसने उससे प्रिया के बारे में फिर से पूछा, लेकिन जब सिद्धार्थ ने उसे बताया कि वो अब प्रिया को यहाँ से कहीं दूर भेजने की सोच रहा है तो वो हैरान रह गई थी। सिद्धार्थ आर यू श्योर?
आई मीन तुमने सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है ना? उसके लिए यही सही होगा। सिद्धार्थ ने सोनल के पास आकर बैठते हुए जवाब दिया। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मुझे लगता है प्रिया हमसे बहुत प्यार करती है। क्या तुम उनसे इस बारे में बात नहीं कर सकते? अगर वो दोनों साथ आ पाते तो कितना अच्छा होता ना। सोनल ने अब अफसोस जताते हुए कहा, प्रिया की अभी उम्र ही क्या है, अभी तो उसकी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसे में सिंगल मदर की तरह रहना और अकेले बच्चे को बड़ा करना उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। सिद्धार्थ खुद भी तो यही चाहता था, लेकिन केवल उसके चाहने से क्या होता है? सोनल, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता है। आई एम श्योर अगर मैं अमन से इस बारे में बात भी करूंगा ना तो भी कोई खास फायदा नहीं होगा। और जहां तक प्रिया के सिंगल मदर होने की बात है तो मैंने खुद भी इस बारे में बहुत सोचा है। प्रिया अभी बहुत छोटी है और बहुत ज्यादा इनोसेंट भी। अगर मैंने उसे घर वापस लौटने पर मजबूर किया तो वो शायद यहाँ से भी भागकर कहीं और चली जाएगी। ऐसे में वो आसानी से राठौर अंकल के हाथ लग जाएगी। सोनल ने भी उसकी बात समझकर अब इस सिचुएशन को सिद्धार्थ के ऊपर ही छोड़ना ठीक समझा। ओके, तो कब भेज रहे हो तुम उसे? बहुत जल्द। उसके पास अभी उसकी आईडी के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ मंगवा लूं। उसके बाद मैं उसे वापस इंडिया से बाहर भेज दूंगा। अब उसका यहाँ और ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं होगा। सिद्धार्थ ने परेशानी से भरकर जवाब दिया। वो जल्द से जल्द प्रिया को किसी ऐसी जगह पर भेज देना चाहता था जहां वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। वैसे भी अब वो यहाँ किसी से कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती थी। अपनी बात खत्म करने के बाद सिद्धार्थ ने सोनल को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, चलो कोई तो है जिसे लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। सोनल ने भी अपना सिर उसके सीने से लगाते हुए जवाब दिया, मुझे पता है तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रिया और अमन दोनों ही तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। किसी एक की हेल्प करने पर तुम्हें दूसरे के लिए बुरा तो लगेगा ही ना। अमन जी तो फिर भी खुद को संभाल लेंगे, लेकिन अगर तुमने प्रिया की हेल्प नहीं की ना तो वो टूट जाएगी सिद्धार्थ। इसलिए मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर तुम प्रिया की जगह होती तो तुम क्या करती? अगर आज प्रिया की जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही डिसीजन लेती। इतना कहकर सोनल ने एक पल को रुकते हुए सिद्धार्थ की आंखों में देखा और फिर आगे बोली, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं भी करते ना तो भी मैं कभी कंप्लेन नहीं करती, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं वो सिर्फ प्यार ही करते हैं। प्यार में दूसरे से कोई उम्मीद नहीं की जाती। हाँ, मुझे थोड़ा अफसोस जरूर होता कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाती, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी होती कि तुम्हारे प्यार की निशानी मेरे पास होती। अपना सारा प्यार और अपनी सारी खुशियां ना मैं उसे देती। खुद से भी ज्यादा मैं उससे प्यार करती क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा होता। सिद्धार्थ तो एक टक उसके चेहरे की तरफ ही देखता जा रहा था। कितना प्यार करती हो तुम मुझसे? उसने सोनल की आंखों में देखते हुए धीरे से पूछा। सोनल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जितना तुम सोच सकते हो ना उससे भी ज्यादा। सिद्धार्थ ने अब उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, वैसे स्वीराज, मैं यहाँ थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा। अगर फ्यूचर में तुम कभी प्रेग्नेंट हुई तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ जाएगा। उस कमीने अमन की जैसी हरकत तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सो डोंट वरी। उसकी बात सुनकर सोनल ने शर्माते हुए उसके सीने में अपना मुंह छिपा लिया था। हालांकि उसकी बातें सुनकर वो थोड़ी नर्वस भी हो गई थी। पिछले कई दिनों से वो सिद्धार्थ को बताए बिना लगातार आफ्टर पिल्स ले रही थी। उसने कभी सिद्धार्थ से ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि वो बच्चों को लेकर क्या सोचता है। आज पहली बार उसने सोनल से ऐसा कुछ कहा था। अगर उसे पता चल गया कि सोनल उसे बिना बताए एंटी प्रेगनेंसी पिल्स लेती रही है तो ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा। सिद्धार्थ, सोनल ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिर उससे सीधे सीधे पूछने का फैसला किया, तुम्हें बच्चे पसंद है? सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ एक पल को तो चौंक गया था। आज सोनल ने पहली बार उससे इस बारे में कुछ पूछा था। वैसे अगर वो ऑनेस्टली इस बात का जवाब देता तो शायद उसका जवाब ना ही होता। उसे अपनी लाइफ में हमेशा से आजादी पसंद थी और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि किसी की भी वजह से ये आजादी छिन जाए, स्पेशली बच्चे। उन्हें तो आप डांट भी नहीं सकते, वरना अगर एक बार उनका रोना शुरू हो गया तो फिर उन्हें चुप कराने के लिए आपको खुद ही ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। और फिर सिद्धार्थ ऐसा इंसान था जिससे बिजनेस रिलेटेड चाहे जितने भी क्वेश्चन कर लो ना, सबका जवाब उसके पास हमेशा मौजूद रहता था। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा उसके सामने अपने टेढ़े मेढ़े सवाल लेकर आ जाता था तो फिर तो उसकी बोलती बंद ही हो जाती थी। लेकिन जब से उसने हवाई में उस छोटे से क्यूट से बच्चे को देखा था ना, तब से बच्चों को लेकर उसकी परसेप्शन कुछ चेंज होने लगी थी। डेफिनेटली उसे अपने बच्चे में बिल्कुल सोनल की जितनी क्यूटनेस चाहिए थी। उसके साथ खेलने के बारे में सोचकर ही सिद्धार्थ के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। बच्चे इतने भी बुरे नहीं होते, राइट? उसने प्यार से सोनल की तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सोनल भी थोड़ा रिलीफ हो गई थी। उसे लगा कम से कम सिद्धार्थ को अभी बच्चों को लेकर कोई जल्दी तो नहीं है। लेकिन अगले ही पल सिद्धार्थ की बात सुनकर उसे एक झटका सा लगा। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो बच्चे बहुत पसंद है ना, तो अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी जाती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धार्थ ने भले ही सोनल के सामने अब तक ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया था, लेकिन वो तो कब से यही चाह रहा था। इसलिए तो इतने दिनों में उसने एक बार भी प्रोटेक्शन यूज नहीं की थी। इनफैक्ट वो तो यही उम्मीद कर रहा था कि सोनल अब कभी भी उसे गुड न्यूज दे सकती है। और ये सब सोचकर ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वैसे मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना था, सिद्धार्थ ने अचानक बात बदलते हुए कहा। सोनल उसकी बातें सुनकर पहले ही टेंशन में आ गई थी। उसने एकदम से मरी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ, अब और क्या बताना बाकी रह गया है? सिद्धार्थ ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए थोड़ी हेजिटेशन के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ बॉडीगार्ड्स हायर करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गई थी। सिद्धार्थ, ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत, ओके? अरे यार, तुम तो पहले ही नाराज हो गई, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सिद्धार्थ ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन सोनल ने उससे नाराजगी जताते हुए जवाब दिया, सिद्धार्थ, लास्ट टाइम तुमने खुद मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझ पर हमेशा ट्रस्ट करोगे और कभी भी मेरे पीछे अपने आदमी को नहीं लगाओगे, लेकिन तुम फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। सिद्धार्थ ने तुरंत उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, सुना, लास्ट टाइम मुझसे गलती हो गई थी, मैंने उसके लिए तुम्हें सॉरी बोला तो था ना, लेकिन इस बार बात कुछ और है। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। अगर कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा तो कोई तुम्हारे साथ रहना तो चाहिए ना, जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। अनफॉर्चुनेटली मैं हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड्स हायर कर दूं। सिद्धार्थ सोनल को सच्चाई बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे सिर्फ आधा ही सच बताया था। लेकिन वो भी जानता था कि सोनल बॉडीगार्ड्स को साथ रखने की परमिशन इतनी आसानी से तो नहीं देने वाली है। सो वो ऐसा कुछ भी करने से पहले उसे अपनी तरफ से कन्विंस कर लेना चाहता था। सोनल पहले तो कुछ पलों तक सिद्धार्थ की तरफ देखती रही, फिर उसने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे कौन हर्ट करना चाहेगा? तुमने तो पहले ही उन सबकी ऐसी की तैसी कर रखी है। अब तो वो सब अपने सपने में भी मुझे हर्ट करने की नहीं सोच सकते, इसलिए प्लीज अब ये सब मत करो। मेरे साथ हर वक्त बॉडीगार्ड्स रहेंगे तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होगा। सिद्धार्थ ने उसे सोल्यूशन देते हुए कहा, ओके, तो मैं उनसे कह दूंगा कि वो तुम्हारे करीब ना जाए, वो तुम्हें हमेशा दूर से ही फॉलो किया करेंगे। अब तो ठीक है ना? उसके बार बार रिक्वेस्ट करने से सोनल को अब कुछ शक होने लगा था।
मैंने कहा ना मुझे बॉडीगार्ड्स के साथ चलना अच्छा नहीं लगता। सिद्धार्थ, अब तुम प्लीज मुझे सच सच बताओगे कि बात क्या है। सिद्धार्थ ने मन ही मन खुद को डांटा और दिखा दी होशियारी। तेरी बीवी अब बहुत स्मार्ट हो गई है, इतनी आसानी से तेरी बात नहीं मानने वाली है। वैसे सिद्धार्थ भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। तुम्हें लगता है तुम्हारे इतने इंटेलिजेंट और सुपर हीरो जैसे हस्बैंड के सामने कोई प्रॉब्लम ठहर भी पाएगी? अरे मैं तो ये सब बस इसीलिए कर रहा था क्योंकि अब कुछ दिनों बाद तुम फिर से कॉलेज जाने लगोगी और फिर अपनी कंपनी भी ज्वाइन करोगी और मुझे तो ऑफिस जाना ही है ना। मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी केयर नहीं कर सकता ना, लेकिन मेरे आदमी हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अब आज का एग्जाम्पल ले लो, आज अगर गाड़ी में तुम्हारे साथ मैं नहीं होता तो क्या होता? कुछ भी हो सकता था ना। बस वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें। सोनल उसकी बातें सुनते हुए एकदम से सीरियस हो गई थी। हालांकि उसे सिद्धार्थ की बातों पर अभी भरोसा नहीं था। तुम सच कह रहे हो? उसने सिद्धार्थ की तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। ऑफ कोर्स, मैं कभी झूठ बोल सकता हूं क्या? अपनी बात का असर होते देखकर सिद्धार्थ ने और भी कॉन्फिडेंस के साथ उसे कन्विंस करने की कोशिश की। सोनल ने अब एकदम से परेशान होकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, मुझे इन सब की आदत नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल सी लड़की हूँ। ये बॉडीगार्ड्स वगैरह लेकर चलने में इन सब की मुझे आदत ही नहीं है। अब तुम खुद ही सोचो ना, कॉलेज में या फिर ऑफिस में वो हर जगह मेरे साथ साथ चलेंगे तो सब लोग मेरे बारे में पता नहीं कितनी सारी बातें बनाने लगेंगे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही जाहिर था कि वो सिद्धार्थ के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके ओके, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, कहते हुए सिद्धार्थ ने उसे बहुत ही प्यार से अपनी गली से लगा लिया। सोनल से उसने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसे अब क्या करना है। अनन्या इस वक्त अपने कमरे में बैठी न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। उसके सामने अब भी वो गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ था जो सिद्धार्थ ने लेने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि उसने अनन्या का लाया हुआ लंच भी खाने से इनकार कर दिया था। अनन्या को हमेशा से यही लगता था कि वो एक बहुत ही सुलझी हुई इंसान है। इनफैक्ट वो कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया करती थी। पर चाहे वो सिद्धार्थ से अलग होने का फैसला हो या फिर रंजीत को अपनाने का फैसला हो, उसे हर बार अपना डिसीजन सही लगता था। लेकिन आज जब सिद्धार्थ ने उसके साथ इतना रूडली बिहेव किया तो उससे उसका ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अब भी बार बार खुद से यही सवाल किए जा रही थी कि क्या उसने कुछ गलत किया है। वो तो हमेशा से रंजीत से ही प्यार करती थी ना, तो फिर अपने प्यार को चुनकर उसने कहाँ गलती की है? अनन्या का दिमाग उससे कह रहा था कि वो इस बार भी सही है, लेकिन उसका दिल ना जाने क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। उसने आज तक कभी भी सिद्धार्थ की फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं की थी, ना ही वो उससे प्यार करती थी। लेकिन फिर आज सिद्धार्थ का उससे मुंह फेर लेना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज दोपहर वो कपूर मैंशन सिद्धार्थ के पेरेंट्स से मिलने नहीं गई थी। वो तो सिद्धार्थ को देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। वो जानती थी उसने जो किया है उसके बाद सिद्धार्थ उससे बहुत ज्यादा नाराज होगा। इसलिए उसने वहां रुककर खुद ही सिद्धार्थ की पसंद की सारी डिशेस बनाई ताकि एटलीस्ट कुछ तो उसका गुस्सा कम हो जाए। बाकी तो वो अपनी बातों से उसे मना ही लेती। लेकिन जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ ने शादी कर ली है तो उसे अपने दिल में एक टीस सी उठती हुई महसूस हुई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि सिद्धार्थ ने उसे बिना बताए शादी कर ली है। अरे अभी तो अनन्या की भी शादी नहीं हुई थी और उसने शादी भी कर ली। उसके सामने वो सोनल के साथ प्यार जताता रहा, लेकिन अनन्या के ऊपर उसने ध्यान देना तक जरूरी नहीं समझा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद वो सोनल के सामने ये सब जानबूझकर कर रहा है, इसीलिए वो बाद में उससे अकेले में मिलने ऑफिस चली गई थी। लेकिन यहाँ उसका बिहेवियर पिछले दिन से भी कहीं ज्यादा बुरा था। अनन्या ने हमेशा से सिद्धार्थ के सामने अपना ईगो ही शो किया था। हमेशा सिद्धार्थ ही उसके नखरे उठाया करता था, इसलिए आज भी उसका ईगो उसके सामने आ गया। सिद्धार्थ के बिहेवियर से उसका दिल टूट जरूर गया था, लेकिन फिर भी उसने उसके सामने ऐसा कुछ जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप वहां से चली आई थी। जितना वो इस बारे में सोच रही थी उतना ही उसके सिर में दर्द हो रहा था। आखिर में उसने परेशान होकर अपना फोन उठाकर टाइम चेक किया। रात के 10 बज चुके थे। उसने रंजीत का नंबर डायल कर दिया। 2 बार कॉल करने के बावजूद जब उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो अनन्या डिसअपॉइंटेड होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने 3rd टाइम उसे कॉल कर दिया। क्या है अनन्या, इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हो मुझे? दूसरी तरफ से रंजीत की आवाज आई जो उसके इस वक्त कॉल करने से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। मैं तुम्हें मिस कर रही थी। अनन्या ने अब एक स्माइल के साथ उसे जवाब दिया। ओके देन, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रंजीत ने उसे एकदम सपाट लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनकर अनन्या खुद को एकदम हारा हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने तुरंत उसे रुकते हुए पूछा, रंजीत वेट, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुम वापस कब आओगे? जब से वो अब्रॉड से वापस आई थी तब से केवल कुछ ही टाइम उसने अपने घर पर बिताया था। बाकी टाइम वो उसी होटल में रंजीत का इंतजार करती रहती थी जो उसने अपने रहने के लिए बुक कर रखा था। लेकिन रंजीत वहां भी बहुत कम वक्त के लिए ही आता था। इस वजह से अनन्या को उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता था। कुछ दिनों में मेरा काम खत्म हो जाएगा। मुझे अगर यहाँ का काम खत्म करने में ज्यादा देर होगी तो मैं आज रात यहीं पर रुक जाऊंगा, सो तुम मेरे लिए वेट मत करना, ओके? रंजीत ने एकदम ठंडे लहजे में जवाब दिया। अनन्या आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। बीप बीप की आवाज सुनकर अनन्या ने फोन की स्क्रीन की तरफ एक बार देखा और फिर लापरवाही से फोन को बेड पर फेंक दिया। रंजीत हमेशा उसके साथ ऐसे ही करता था। उसने अपनी जिंदगी में रंजीत के सिवा और किसी से प्यार नहीं किया था, लेकिन उसे अनन्या की फीलिंग्स की शायद कोई परवाह नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता था और किसी से भी ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता था। अनन्या शायद उसके इसी नेचर पर तो अपना दिल हार गई थी। जब रंजीत इंडिया छोड़कर अब्रॉड जाने वाला था तब अनन्या ने बिना सोचे समझे उसके पीछे अब्रॉड जाने का डिसीजन ले लिया था। उस टाइम उसने सिद्धार्थ की भी परवाह नहीं की थी। आखिर अनन्या की दीवानगी को देखकर फाइनली रंजीत ने उसे अपनी लाइफ में जगह दे ही दी थी। लेकिन वो उसे प्यार करता था या नहीं इस बारे में वो अब भी श्योर नहीं थी। उसे तो लगा था कि उसके प्यार के सामने रंजीत भी पिघल जाएगा और एक दिन वो भी उससे उतना ही प्यार करने लगेगा जितना कि वो उससे करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ऊपर से अब सिद्धार्थ के रूड बिहेवियर को देखकर वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। ना चाहते हुए भी वो आज खुद से ये सवाल करने पर मजबूर हो गई थी, एक ऐसा आदमी जो मुझसे प्यार ही नहीं करता, उसके लिए मैंने उस आदमी को ठुकरा दिया जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ मुझे ही चाहता था। क्या वाकई मेरा डिसीजन इस बार सही था? सिद्धार्थ इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। उसके डेस्क के सामने इस वक्त रोहित खड़ा था, लेकिन सिद्धार्थ को डिस्टर्ब करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सिद्धार्थ ने उस रेड स्पोर्ट्स कार के ओनर का पता लगाने का काम कर दिया था। रोहित ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं लगी थी। यहाँ तक कि पिछली रात वो बस 1 घंटे के लिए ही सो पाया था। वो खुद ही इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था कि वो सिद्धार्थ के ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पाया था। आखिर में हिम्मत करके उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, सर। सिद्धार्थ ने एक बार अपनी नजरें उठाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर वापस अपना ध्यान डॉक्यूमेंट्स में लगा दिया। अब कुछ बोलोगे भी? रोहित ने परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए जवाब दिया, अब बोलने को बचा ही क्या है सर? मैंने बहुत कोशिश की।
लेकिन उस गाड़ी के केवल पिछले 2 बायर्स का ही पता लग पाया, इसके आगे और कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है सर। इतना कहकर रोहित खुद को सिद्धार्थ की डांस सुनने के लिए प्रिपेयर करने लगा, लेकिन सिद्धार्थ को तो जैसे उसकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओके, सिद्धार्थ ने अब भी फाइल में ही अपना ध्यान लगाए हुए जवाब दिया। रोहित ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्या सच में सिद्धार्थ को गुस्सा नहीं आया था या फिर रात भर जागने के कारण उसे हाल्यूसिनेशंस हो रही थी। उसने धीरे से खुद को ही गालों पर थप्पड़ मारते हुए खुद को होश में लाने की कोशिश की। आखिर आज सिद्धार्थ को हो क्या रहा है? इससे पहले तो जब भी रोहित ने उसके किसी भी काम को पूरा नहीं किया था तो सिद्धार्थ उसके सामने नसीहतों और सार्काज़म की पूरी बुक खोलकर बैठ जाता था, लेकिन आज उसने उसे कुछ कहा ही नहीं। इतने सालों से सिद्धार्थ के साथ काम करने के बावजूद आज रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे वो अब तक उसे समझ नहीं पाया है। हर बार वो उसे अपने एक्सप्रेशन से कंफ्यूज कर देता था। अब तक सिद्धार्थ पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर चुका था, सो उसने एकदम आराम से डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया और फिर फाइल एक तरफ सरकाते हुए बोला, अब उसका पता लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, इस मैटर के साथ मैं आराम से बाद में डील कर लूंगा। आर यू श्योर सर? रोहित अब भी हैरानी से अपनी आंखें फाड़े सिद्धार्थ की तरफ देख रहा था। सिद्धार्थ ने उसे गहरी नजरों से ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। उसके चेहरे की नाराजगी देखकर रोहित ने तुरंत नॉर्मल होते हुए कहा, सॉरी सर, आई मीन कल आपने इतनी जल्दबाजी में मुझे सब कुछ पता करने को कहा था ना, और आप आज खुद ही इस काम के लिए मना कर रहे हैं, सो मैं बस सरप्राइज हो गया था। रोहित सिर्फ सरप्राइज ही नहीं हुआ था बल्कि घबरा भी गया था। उसे लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ के गुस्से से भरे तूफान की पहले वाली शांति है ये। हो सकता है इस बार काम पूरा न कर पाने के कारण सैलरी रिजेक्ट करने की बजाय सिद्धार्थ उसे सीधा जॉब से निकाल दे। मन ही मन वो अभी प्रे कर रहा था कि बस इस बार किसी तरह वो सिद्धार्थ के कहर से बच जाए। उस मैटर को मैंने फिलहाल के लिए टाल दिया है, मुझे जब उसका पता लगाना होगा मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा काम है। कहते हुए सिद्धार्थ एकदम आराम से चेयर से पीठ टिकाते हुए बैठ गया। रोहित से जब उसका ये बिहेवियर और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो उसने एकदम से सिद्धार्थ के पास आते हुए कहा, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्लीज मुझे डांटिए, मुझ पर चिल्लाइए, चाहे तो मेरी 3 महीने की सैलरी भी काट लीजिए, लेकिन प्लीज 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 सर ऐसे चुप मत रहिए। सिद्धार्थ ने अब सचमुच इरिटेट होकर उसे डांटते हुए कहा, जस्ट शट अप रोहित। उसकी तेज आवाज सुनकर अब रोहित को सब कुछ पहले की तरह अच्छा फील होने लगा था। अब उसने एकदम से खुश होकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ओके सर, अब आप मुझे बताइए मुझे कौन सा काम पूरा करना है, मैं यूं चुटकी बजाते ही आपका हर काम पूरा कर दूंगा सर। सिद्धार्थ ने रोहित की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहा, मुझे इसी वक्त लेना के लिए पासपोर्ट और वीजा चाहिए, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे वो सब इसके लिए चाहिए, और ये काम 2 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए। और हाँ, यहाँ से हांगकांग के लिए जो भी सबसे पहली फ्लाइट है उसकी टिकट्स भी अरेंज करवा लें, ओके? वहाँ से आगे की ट्रैवलिंग के लिए हम शिप का यूज करेंगे। सिद्धार्थ ने काफी सोचने के बाद डिसाइड किया कि वो प्रिया को वेना भेज देगा। वो जगह जितनी खूबसूरत थी वहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे और फ्रेंडली थे, वहाँ रहना प्रिया के लिए काफी ईजी होगा। वहाँ सिद्धार्थ के कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी थे। उसने उनसे कहकर रातों रात प्रिया के वहाँ रहने का सारा इंतजाम भी करवा दिया था। रोहित ने एक बार उस कार्ड की तरफ देखा और फिर थोड़ी कंफ्यूजन के साथ बोला, लेकिन सर शिप क्यों? अगर डायरेक्ट प्लेन से जाएंगे तो आपका काफी टाइम बचेगा, और फिर इतना लंबा सफर शिप के रास्ते तय करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी ना सर, उसके मुकाबले प्लेन से ट्रैवल करना सही नहीं होगा। सिद्धार्थ ने थोड़ा चिढ़कर रोहित की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे अपना दिमाग यूज करने को कहा है, तो क्यों कर रहे हो? जस्ट डू व्हाट आई सेड। सिद्धार्थ खुद भी इतना लंबा रूट नहीं लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि नारायण सिंह राठौर के आदमी अपना काम कर दें, उन्हें धोखा देने के लिए उसे मजबूरी में ये रास्ता अपनाना पड़ रहा था। वेना में भी उसने प्रिया के रहने के लिए एक छोटे से गांव में घर का इंतजाम किया था, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम थी और लोग बस अपने काम से काम रखते थे। यहाँ प्रिया को खोजना लगभग इम्पॉसिबल था। उसने वहाँ मौजूद अपने लोगों को सारी सिचुएशन पहले ही समझा दी थी। जैसे ही प्रिया वेना में कदम रखती, सिद्धार्थ के लोग उसे तुरंत उसे अपने साथ ले जाने वाले थे। पूरे रास्ते टाइम टू टाइम वो लोग गाड़ियां भी चेंज करने वाले थे। प्रिया को उसके घर तक पहुंचाने के लिए वो लोग मेन रोड की बजाय गलियों का सहारा लेने वाले थे, जहाँ किसी भी तरह का सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। इस तरह वो लोग किसी के लिए भी प्रिया तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर देना चाहते थे। ओके सर, मैं सारे अरेंजमेंट्स करवाता हूँ, कहते हुए रोहित तेजी से केबिन से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने अब तक प्रिया की हर रिक्वेस्ट को फुलफिल किया था, जैसा वो चाहती थी। उसने एकदम सीक्रेटली उसे यहाँ से दूर भेज देने का पूरा अरेंजमेंट कर दिया था। ये देखकर अब प्रिया की सारी टेंशन दूर हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से सोनल और सिद्धार्थ को काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसलिए वो सोनल के पास लिविंग रूम में आ गई। सोनल तुमने और सिद्धार्थ ने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं बस थैंक यू भी कह सकती हूँ, उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा। इस वक्त उसके एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही है। सोनल ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम प्रिया? तुम सिद्धार्थ की बचपन की फ्रेंड हो, अपनी छोटी बहन मानता है वो तुम्हें। हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बोलो? थैंक यू। प्रिया ने भी अब एक फीकी सी स्माइल के साथ जवाब दिया। बस अब तुम्हें और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे तुमने सब कुछ सोच तो लिया है ना? आई मीन तुम सच में इस बच्चे के साथ अकेले रहना चाहती हो? आखिर एक सिंगल मदर होने के कारण फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी प्रिया। सोनल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोनल मैंने बहुत सोच समझकर ही ये डिसीजन लिया है। अगर मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर नहीं आ पाई ना तो मुझे जरूर अफसोस होगा। इतना कहकर उसने प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, आई रियली लव हिम। ये देखकर सोनल के होंठों पर भी स्माइल आ गई थी। प्रिया ने ये बात सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए भी कही थी। आई होप तुम वहां जल्दी से जल्दी सेटल हो जाओगी। सोनल ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई होप सो। प्रिया की आंखों में भी अब उम्मीद की लकीरें गहराने लगी थी। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, सो आई थिंक वहां मुझे इजीली कोई जॉब भी मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि वहां अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकूं। ये तो बहुत ही अच्छा होगा प्रिया, सोनल ने अब खुश होते हुए कहा। मैं और सिद्धार्थ वहां तुमसे मिलने आया करेंगे। लेकिन प्रिया उसकी बात सुनकर खामोश हो गई थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने सोनल का हाथ पकड़ते हुए कहा, सोनल क्या तुम प्लीज मेरी एक और हेल्प कर दोगी? हाँ बोलो ना प्लीज, सोनल ने तुरंत जवाब दिया। प्रिया ने अब अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, जब मैंने अपना घर छोड़ा था तब मैंने अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। पकड़े जाने के डर से ना तो मैंने इतने दिनों से अपने घर पर फोन किया है और ना ही उन्हें कॉल कर पाई हूँ। क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी माँ का ध्यान रखोगी? तुम बस कभी कभी जाकर उनसे मिल लेना, वो इतने में ही खुश हो जाएंगी। वैसे भी पिछले काफी टाइम से बीमार है वो। जानती हूँ मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई हूँ, वो भी एक ऐसे प्यार के लिए जो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। प्रिया की बात सुनकर सोनल का भी मन भर आया था। उसके पेरेंट्स तो उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इस वजह से उसे कभी भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने का मौका ही कहाँ मिला था। और प्रिया उससे तो जैसे वक्त ने सब कुछ छीन ही लिया था।
उसने अमन से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वो उसके साथ नहीं रह सकती थी। उल्टा यही प्यार आज उसकी जान का दुश्मन बन गया था। वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, लेकिन ये खुशी वो किसी के साथ बांट भी नहीं सकती थी। आज जब वो खुद माँ बनने जा रही थी तो उसे अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा था। सोनल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। आखिर में उसे रिलैक्स करने की कोशिश करवाते हुए सोनल ने कहा, तुम टेंशन मत लो प्रिया, जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तुम यहाँ वापस आ जाना, या फिर अगर तुम चाहो तो तुम्हारे वहाँ पर सेटल हो जाने के बाद सिद्धार्थ तुम्हारी माँ को भी वहीं तुम्हारे पास भिजवा देगा। आई एम श्योर तुम्हारी माँ तुम्हारी सिचुएशन को समझेंगी और तुम्हें माफ भी कर देंगी। उसकी बात सुनकर प्रिया बस जवाब में मुस्कुरा दी। सोनल ने एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा, अब एक काम करते हैं, जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। तुम्हें वहाँ फिर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अभी सोनल की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि लिविंग रूम का लैंडलाइन बजने लगा। वो तुरंत कॉल रिसीव करने चली गई। वापस आकर उसने प्रिया से कहा, वो मेरी यूनिवर्सिटी से कॉल था, मुझे उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तुम प्लीज थोड़ी देर वेट करो, मैं बस काम खत्म करके आती हूँ। सोनल को खुद हैरानी हो रही थी। आज अचानक उसके टीचर को उसके जीते हुए प्राइजेस में क्या इंटरेस्ट आ गया है। उन्होंने उसे स्कूल और कॉलेज लेवल पर अब तक जीते हुए सारे प्राइजेस की डिटेल्स मांगी थी। ये काम खत्म करने में सोनल को काफी देर लग गई। सारी डिटेल्स मेल करने के बाद सोनल तेजी से नीचे लिविंग रूम की तरफ आ गई, लेकिन प्रिया वहां कहीं नहीं थी। उसने प्रिया को 2-4 बार आवाज लगाई, अगर वो यहीं कहीं होगी तो शायद उसकी आवाज सुनकर आ जाएगी। प्रिया तो नहीं आई, लेकिन सोनल की आवाज सुनकर आशा जरूर वहां आ गई थी। मैडम, प्रिया जी बस अभी बाहर गई हैं। आशा की बात सुनकर सोनल बुरी तरह चौंक गई थी। उसने तो प्रिया से उसे वहीं वेट करने को कहा था, फिर वो अकेले बाहर क्यों चली गई? उसने कुछ बताया वो कहाँ जा रही है? सोनल ने परेशानी से पूछा। जी, उन्होंने कहा था कि वो बस यहीं आसपास वॉक के लिए जा रही हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। आशा का जवाब सुनकर सोनल को भी लगा शायद लगातार घर में बंद रहने की वजह से उसे घुटन हो रही होगी, इसलिए वो बाहर टहलने गई है। वो वहीं बैठकर उसका वेट करने लगी। सिद्धार्थ भी आज बाकी दिनों के मुकाबले ऑफिस से कुछ जल्दी ही घर आ गया था। जब वो घर पहुंचा उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। प्रिया को इंडिया से बाहर जाने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी वो सब वो अपने साथ ही लेकर आया था। यहाँ से हांगकांग जाने के लिए शाम के ठीक 8 बजे की फ्लाइट थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने लिविंग रूम में कदम रखा, उसकी नजर सोनल के ऊपर पड़ी, जो सोफे पर परेशान से बैठी अपने फोन की तरफ देखे जा रही थी। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? सिद्धार्थ ने उसके पास आते हुए पूछा। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सोनल तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गई। सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी वेट कर रही थी। वो एक्चुअली प्रिया कुछ देर पहले बाहर गई थी, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आई है। अब मुझे उसकी फिक्र हो रही है। प्रिया भले ही कम्युनिटी के अंदर थी, लेकिन फिर भी उसका घर से ज्यादा देर तक बाहर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। उसे लगा था वो जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं था। वो बाहर क्यों गई है? सिद्धार्थ ने थोड़ी हैरानी से पूछा। उसने कहा था वो वॉक के लिए जा रही है। मैं उसे खोजने बाहर गई थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। तुम प्लीज जाकर उसे वापस ले आओ। सोनल ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सुनो, मुझे उसके लिए शॉपिंग नहीं करनी है, उसके पास अभी ज्यादा कुछ सामान भी नहीं है। वो अगर खुद भी अपनी जरूरत की चीजें चलकर ले लेगी ना तो सही रहेगा। सिद्धार्थ ने अब प्यार से सोनल के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, तुम भी ना कितनी ज्यादा फिक्र करती हो सबकी। डोंट वरी, मैं वहां वियना में उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा। यहाँ से भारी लगेज साथ में लेकर जाने से अच्छा है वो वहीं से अपनी पसंद की सारी शॉपिंग कर ले। सोनल ने अब बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, वो सब मैं नहीं जानती। अब वो एक बार यहाँ से चली जाएगी तो पता नहीं मैं उससे कब मिल पाऊंगी। इसलिए मैं उसके बेबी के लिए अपनी तरफ से कुछ चीजें खरीदकर उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। प्लीज सिद्धार्थ, चलो ना उसके जाने से पहले कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। आखिर में सिद्धार्थ ने भी हार मानते हुए कहा, ओके, तुम्हें जो भी खरीदना है अभी चलकर खरीद लो। वैसे भी प्रिया की फ्लाइट आज रात 8 बजे की है, सो हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। सोनल ने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, इतनी जल्दी? अरे मुझे लगा था कि अभी वो 2-4 दिन और हमारे साथ रहेगी। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों में सोनल का चेहरा भरते हुए कहा, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन फिलहाल वो जितनी जल्दी यहाँ से चली जाएगी उसी में उसकी भलाई है। अब चलें? ओके, लेकिन पहले प्रिया को तो ले आओ, वो भी हमारे साथ चलेगी। वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है। सोनल ने परेशानी से बाहर की धूप की तरफ देखते हुए कहा, यार कितनी टेंशन लेती हो तुम, वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है, और अब तो वो बहुत जल्द खुद ही मां बनने वाली है। उसे भी पता है इस सिचुएशन में उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वो बाहर ही कहीं किसी खुली जगह में टहल रही होगी, और वैसे भी इस कम्युनिटी में बाहर के लोगों का आना जाना पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज तुम टेंशन लेना बंद करो। जब उसे अच्छा फील होगा तो वो खुद ही वापस आ जाएगी। सिद्धार्थ ने प्यार से उसकी नाक खींचते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। सोनल को लेकर वो वहां के सबसे करीबी शॉपिंग मॉल में आ गया था। यहाँ से कपूर इंडस्ट्रीज का ऑफिस भी करीब था। मॉल में आते ही सोनल डायरेक्टली चिल्ड्रन सेक्शन में चली गई। उसे वहां की सारी चीजें इतनी क्यूट लग रही थी कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ले और क्या छोड़े। सिद्धार्थ ने जब उसके हाथ में ढेर सारा सामान देखा तो उसे हंसी आ गई। सुना, कितना सारा सामान प्रिया अपने साथ लेकर कैसे जाएगी? अरे तुम प्यार से उसके लिए कुछ भी खरीदोगी ना तो भी वो उतनी ही खुश होगी। सोनल को भी सिद्धार्थ की ये बात सही लगी। आखिर में उसने 2 क्यूट से बेबी टी-शर्ट्स और शूज सेलेक्ट कर लिए। ये कैसा है सिद्धार्थ? सोनल ने वो चीजें सिद्धार्थ को दिखाते हुए पूछा। सिद्धार्थ कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। हाँ अच्छी है, मैं पहले बात करूँ फिर पेमेंट करता हूँ, कहते हुए उसने कॉल रिसीव कर लिया। सोनल ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सारा सामान लेकर बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ गई। एक्सक्यूज मी, आप इसका बिल बना दीजिए प्लीज। जैसे ही सोनल की बात खत्म हुई, पीछे से आकर सिद्धार्थ ने उसकी कलाई पकड़ ली। लेट्स गो। अरे पहले बिल तो पे कर दो, सोनल ने एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेट्स गो। कहते हुए सिद्धार्थ ने सोनल के जवाब का वेट किए बिना उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ मॉल से बाहर निकल गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम का समय होने के कारण इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, लेकिन सिद्धार्थ को तो जैसे किसी भी बात की परवाह ही नहीं थी। भारी ट्रैफिक के बीच भी वो फुल स्पीड के साथ ड्राइविंग कर रहा था। 2-3 बार ओवरटेक करने के बाद पीछे की गाड़ियों में बैठे लोग भी गुस्से के कारण उसके ऊपर चिल्ला रहे थे और जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे। सिद्धार्थ का चेहरा एकदम सख्त बना हुआ था। मॉल से बाहर आने के बाद से उसने सोनल से कोई बात नहीं की थी और बस चुपचाप सामने की तरफ देखकर ड्राइविंग किया जा रहा था। जिस तेज रफ्तार से वो गाड़ी चला रहा था उसे देखकर सोनल बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ से स्लो ड्राइव करने के लिए कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सिद्धार्थ, बात क्या है? प्रिया वो ठीक तो है? सोनल ने डरते हुए पूछा। प्रिया का नाम सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था। उसने सोनल को कोई जवाब देने के बजाय गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। सिद्धार्थ को इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा खुद के ऊपर आ रहा था। उसे लगा था प्रिया शायद घर के अंदर रहते हुए परेशान हो गई होगी, इसलिए बाहर खोले में वॉक के लिए गई है। उसकी सोसाइटी में सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी, इस वजह से उसे प्रिया को लेकर कोई टेंशन भी नहीं थी। लेकिन वो भूल गया था कि भले ही बाहर से कोई सोसाइटी के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन प्रिया खुद तो सोसाइटी के बाहर जा ही सकती है ना। अगर कोई उसे वहां से बाहर आने के लिए मजबूर करते तो उसे अब खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने सोनल की बात नहीं मानी।
उसे उसी वक्त जाकर प्रिया को घर लेके आना चाहिए था। सिद्धार्थ ने एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर ले जाकर गाड़ी रोक दी। उसने गाड़ी पार्किंग में भी नहीं लगाई और तेजी से अपनी साइड का डोर ओपन करते हुए बाहर निकल गया। आज उसे सोनल का भी ध्यान नहीं रह गया था। सोनल भी तेजी से गाड़ी से बाहर आई और उसके पीछे अंदर की तरफ चली गई। एलिवेटर के पास बहुत सारे लोग खड़े थे। सिद्धार्थ के अंदर वहां खड़े होकर वेट करने का पेशेंस बिल्कुल नहीं था, सो वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। ये देखकर सोनल भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियों के रास्ते ही आगे बढ़ गई। सीढ़ियों पर टर्न लेते हुए अचानक उसे सोनल का ख्याल आया। उसने तुरंत एक पल को रुककर पीछे मुड़ते हुए कहा, संभल कर, तुम आराम से आओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। लेकिन सोनल को प्रिया की उतनी ही फिक्र थी, इसलिए सिद्धार्थ के कहने के बावजूद वो जितनी स्पीड से उसे फॉलो कर सकती थी करती रही। थर्ड फ्लोर पर जाकर सिद्धार्थ रुक गया। वहां ऑपरेशन थिएटर के बाहर विनय खड़ा था। आवाज सुनकर उसने पीछे मुड़कर सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो पसीने से भीगा हुआ बुरी तरह हाँफ रहा था। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी नजर सोनल के ऊपर पड़ी, जो लगभग दौड़ती हुई सिद्धार्थ के पास आ रही थी। कहाँ है वो? सिद्धार्थ ने विनय की तरफ देखते हुए सवाल किया। विनय ने बिना कुछ बोले ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा कर दिया। प्रिया कैसी है? वो ठीक तो है? सोनल ने घबराते हुए पूछा, लेकिन जवाब में विनय ने बस अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा बुरी तरह भड़क गया। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रहा था? मैंने तुझसे कहा था ना, प्रिया को किसी भी हाल में कुछ नहीं होना चाहिए, फिर तुम यहाँ को रोका क्यों नहीं? विनय ने अब बेबसी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। जब तक यहाँ आया वो लोग प्रिया को लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा चुके थे। बहुत देर हो चुकी है। सिद्धार्थ ने अब गुस्से से ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखते हुए कहा, उस कमीने अमन को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कैसे कर सकता है वो प्रिया के साथ? विनय ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धार्थ ठंडे दिमाग से काम लो, अमन को कुछ देर अकेला रहने दो। हम सबसे कहीं ज्यादा इस वक्त वो खुद परेशान है। आखिर वो उसका भी तो बच्चा था। यही तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि अपने बच्चे की जान लेते हुए उसके खुद के हाथ क्यों नहीं कांपे? अब किस बात के लिए परेशान है वो? इतना कहकर सिद्धार्थ ने बिना सोचे समझे गुस्से में ऑपरेशन थिएटर के डोर पर एक जोर की लात मार दी। एक तेज आवाज के साथ डोर ओपन हो गया। अमन कहाँ छिपकर बैठा है? सामने आओ, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए सिद्धार्थ अंदर चला गया। सोनल और विनय भी तेजी से उसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ गए। सिद्धार्थ जस्ट काम डाउन, विनय ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, मार ले दो उसे, मैं इसे लायक हूँ। आज अगर ये मेरी जान भी ले लेगा तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। अमन की उदासी से भरी आवाज ऑपरेशन थिएटर में गूंजी। सोनल ने घबराते हुए अंदर कदम रखा और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अंदर अमन जमीन पर अपना सिर झुकाए बैठा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जैसे ही सिद्धार्थ की नजर उसके ऊपर पड़ी, बिना एक भी पल गंवाए वो तेजी से चलते हुए उसके पास पहुंचता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे जबरदस्ती ऊपर उठा लेता है। एक के बाद एक वो अमन के चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने लगा, लेकिन अमन ने एक बार भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ऑपरेशन थिएटर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। दवाइयों और क्लीनर्स की मिलीजुली तेज महक के कारण यहाँ ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वहाँ के फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे, जिसे देखकर सोनल के दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थी। सर्जिकल बेड के पास लगे हुए ग्रीन कर्टन्स आधे खुले हुए हालत में थे, जिस वजह से सोनल को बस आधा ही बेड नजर आ रहा था। बेड की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां पर खुद को छुड़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया होगा। बेड पर भी जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे, लेकिन प्रिया का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वहां की सिचुएशन देखकर तो ऐसा लग रहा था कि प्रिया का अबॉर्शन हो चुका था। उसके बारे में सोचकर सोनल की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने हमेशा अमन को एक खुशमिजाज इंसान के तौर पर ही जाना था और वो उसकी रिस्पेक्ट भी करती थी, लेकिन आज उसे अमन से नफरत हो रही थी। लेकिन जाहिर है ये समय गुस्सा करने या किसी को ब्लेम करने का नहीं था। सिद्धार्थ अब तक अमन को पूरी तरह मारे जा रहा था। विनय ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी और आखिर में परेशानी से एक किनारे खड़ी होकर खुद ही सिद्धार्थ का गुस्सा शांत होने का इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ बस करो, ऐसे तो तुम उसकी जान ले लोगे। सोनल ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अमन को छोड़ दिया। सोनल ने झुककर अमन की आंखों में देखते हुए पूछा, प्लीज बताइए प्रिया कहाँ है? अमन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी बॉडी में जान ही नहीं बची है। उसने फर्श की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, प्रिया, हाँ, मैं भी वही जानना चाहता हूँ, प्रिया कहाँ है? सिद्धार्थ ने जाकर एक झटके से बेड साइड पर लगे सारे पर्दे खींच दिए, लेकिन बेड के पीछे का नजारा देखकर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। देख अमन, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे प्रिया कहाँ है? सिद्धार्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर सोनल का भी ध्यान उसी तरफ चला गया। वहां का नजारा देखकर वो भी शॉक्ड हो गई थी। पर्दे हटते ही बेड के पीछे की सारी चीजें साफ हो गई थी। वहां करीब 45 से 40 साल की एक लेडी पड़ी हुई थी। शायद वो बेहोश थी। उसके कपड़ों पर भी जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे। वहीं पास में ही प्रिया का पर्स और मोबाइल गिरा हुआ था। पर्स में से निकलकर वो बीबी शूज भी वहीं जमीन पर गिर रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन भी पूरी तरह टूटी हुई थी। अमन ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो सिद्धार्थ का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर चला गया था। तेजी से अमन के करीब आते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से अमन के सीने पर एक लात चढ़ दी। अमन अचानक इस अटैक के लिए तैयार नहीं था। वो बुरी तरह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गया। उसने 2-3 बार उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। हार कर वो वहीं जमीन पर पड़ी पड़ी सूनी नजरों से प्रिया के पर्स से निकलकर गिरे उस बेबी शूज को देखने लगा। सिद्धार्थ ने उसे इतनी बुरी तरह मारा था कि उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया था। सिद्धार्थ ने नीचे झुककर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे बुरी तरह झकझोरते हुए बोला, बताता क्यों नहीं? कहाँ छिपा रखा है तूने उसे? विनय ने एक बार अमन की तरफ नजर डाली और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, सिद्धार्थ, उसे सचमुच नहीं पता प्रिया कहाँ है। सिद्धार्थ ने अब एकदम से झल्लाते हुए विनय की तरफ देखा। तू भी अब इसी आदमी की साइड ले रहा है? ये इसी का हॉस्पिटल है, इसी ने यहाँ इस रूम में उसका ऑपरेशन किया और इसे ही पता नहीं होगा कि वो कहाँ है? विनय ने अब एकदम से हताश होते हुए जवाब दिया, नहीं ये सच नहीं है। अमन को तो क्या किसी को भी नहीं पता कि प्रिया इस पर कहाँ है। राठौड़ अंकल के बॉडीगार्ड्स प्रिया को पकड़कर यहाँ हॉस्पिटल में ले आए थे। उन्होंने अमन से कहा था कि वो प्रिया का ऑपरेशन कर दे। बेड पर जो लेडी बेहोश पड़ी है वो यहाँ इस ऑपरेशन में अमन की हेल्प करने वाली थी। अमन खुद ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया ताकि मैं अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ आकर उसे यहाँ से छुड़ा कर ले जा सकूं। मेरे आने से पहले उसने जानबूझकर ऑपरेशन ये कहकर देरी की कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे टाइम चाहिए। लेकिन राठौड़ अंकल ने उसे ऑपरेशन करने के लिए प्रेशराइज किया। सिद्धार्थ को अब भी विनय की बातों पर यकीन नहीं हुआ था। उसने शक भरी नजरों से विनय की तरफ देखते हुए पूछा, तुझे यहाँ इसने बुलाया था तो फिर प्रिया कहाँ है? तू उसे यहाँ से लेकर गया क्यों नहीं? विनय ने एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर वापस सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुझे बाद में सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल प्रिया को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। वो बहुत गुस्से में यहाँ से निकली है। यहाँ से बाहर भागने से पहले इस डॉक्टर की हालत भी उसी ने की है। भागने से पहले तू कहना क्या चाहता है? सिद्धार्थ ने हैरानी से विनय की तरफ देखा। जवाब में विनय ने खिड़की की तरफ इशारा कर दिया। खिड़की के शीशे टूटे हुए थे, उस पर लगे पर्दे पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। सोनल और सिद्धार्थ तेजी से चलते हुए खिड़की के पास पहुंचे। खिड़की से बाहर का नजारा देखकर सोनल ने घबराते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कमरे में आने के बाद से लेकर अब तक सोनल ने यह सब नोटिस ही नहीं किया था।
खिड़की से बाहर की तरफ कपड़े की बनी हुई एक बड़ी सी रस्सी लटकी हुई थी। 2 पर्दों के साथ डॉक्टर के कोट को बांध कर इसे तैयार किया गया था। ऑपरेशन थिएटर में रखी एक मेटल की बड़ी सी अलमारी के साथ इसका एक सिरा बंधा हुआ था और दूसरा खिड़की से बाहर हवा में झूल रहा था। ये रस्सी जमीन से काफी ऊपर थी। जाहिर है अगर प्रिया यहाँ से नीचे गई होगी तो उसे काफी ऊपर से जंप करना पड़ा होगा। रस्सी के ठीक नीचे जमीन पर काफी सारा खून गिरा हुआ नजर आ रहा था। ये नजारा देखकर गुस्से से सिद्धार्थ की मुट्ठियां भी कसने लगी थी। क्या प्रिया का ऑपरेशन हो गया था? फिर वो भाग क्यों गई? सोनल ने विनय की तरफ देखते हुए पूछा। विनय ने एक बार नीचे की तरफ देखा और फिर बोला, नहीं अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ से भागी है और जितना उसका ब्लड लॉस हुआ है, मुझे डर है उसका मिसकैरेज ना हो जाए। विनय को वाकई प्रिया की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए जब अमन ने उसे पूरी सिचुएशन बताते हुए उससे हेल्प मांगी थी तो वो फौरन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ हॉस्पिटल आ गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने यहाँ आकर यहाँ की सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देखी तब उसे समझ में आया कि क्यों सिद्धार्थ प्रिया को वापस नहीं भेजना चाहता था। अगर उसे पहले ये सब कुछ पता होता तो शायद वो अब तक खुद ही प्रिया को इंडिया से बाहर भेज चुका होता। लेकिन अब गिल्ट फील करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया इस वक्त कितनी बुरी हालत में होगी ये सब सोच सोचकर सोनल की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसी सिचुएशन में वो अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ रही थी। सच में वो बहुत हिम्मत वाली थी। विनय ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे मैंने अपने आदमियों को उसे खोजने के काम पर लगा दिया है, बहुत जल्दी हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी अचानक अमन को उठते देखकर सबका ध्यान उसी तरफ चला गया। बड़ी मुश्किल से पेट का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ ने उसे इतनी जोर जोर से हिट किया था कि वो ठीक से सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसी तरह धीरे धीरे चलते हुए वो उस जगह पहुंचा जहां वो बेबी शूज पड़े हुए थे। कुछ देर तक उनको देखते रहने के बाद अमन ने उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और वहां जमीन पर बैठ गया। अचानक उसके सिर से खून की एक बूंद टपक कर खून शूज पर आ गिरी। ये देखकर अमन ने तुरंत उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन खून का वो धब्बा साफ नहीं हुआ। अमन ने तुरंत अपना कोट उतारा और उसे रगड़ रगड़ कर पागलों की तरह उसे साफ करने की कोशिश करने लगा। आखिर में उसने उन बेबी शूज को कसकर अपने सीने से लगा लिया और बुरी तरह रोने लगा। I'm sorry प्रिया, मुझे माफ कर दो प्रिया, I am sorry। अमन की हालत देखकर वहां मौजूद सबकी आंखें भर आई थी। सिद्धार्थ ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा। इस वक्त क्या सही है और क्या गलत वो ये खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था। सोनल को भी पहले यही लगा कि ये सब अमन की गलती है, लेकिन इस वक्त अमन जिस दर्द में नजर आ रहा था उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो प्रिया या उसके बच्चे के साथ कुछ गलत कर सकता था। अमन के अंदर अब एक खामोशी छा गई थी। न जाने कितनी देर तक वो चारों वहीं चुपचाप बैठे रहे। अचानक विनय का फोन बजने से सबका ध्यान उस तरफ चला गया। विनय ने फोन पर किसी से बात की और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए बोला, प्रिया को पता चल गया है, वो इस वक्त शहर से बाहर वाले एरिया में, मेरे आदमी इस वक्त रास्ते में है, लेट्स गो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने तेजी से दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही अमन उठकर तेजी से चलते हुए दरवाजे तक आ गया। अभी कुछ देर पहले तक तो उसके अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन अब अचानक न जाने कहां से उसके अंदर ताकत आ गई थी। उसे दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ता देखकर सिद्धार्थ का चेहरा वापस सख्त होने लगा था, लेकिन विनय ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जाने दे उसे, प्रिया को हमसे ज्यादा अमन की जरूरत है। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही 2 लोगों ने अमन के सामने आते हुए उसका रास्ता रोक लिया। वो दोनों ही काफी लंबे चौड़े थे और उनके चेहरे पर इमोशन जैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? उनमें से एक ने अमन को अपने हाथ से रोकने का इशारा करते हुए पूछा। अमन ने गुस्से भरी नजरों से उन दोनों की तरफ देखा और अपने एक एक वर्ड पर जोर देते हुए बोला, जस्ट गेट आउट ऑफ माई वे। लेकिन इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने हाथ बांधकर अमन की तरफ देखते हुए उन्होंने जवाब दिया, आई एम सॉरी सर, लेकिन हमें आपको इसी वक्त घर पहुंचाने के ऑर्डर्स मिले हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन अमन ने तो जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं थी, उससे से भरकर वो जोर से चिल्लाया, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जस्ट गेट आउट। देखिए सर, प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अमन ने एक झटके से उसका हाथ मरोड़ कर पीछे करते हुए उसके गले पर अपनी सर्जिकल नाइफ टिका दी। अमन के सिर पर इस वक्त जैसे पागलपन सवार हो गया था। इस वक्त उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे उसे देखकर ही लग रहा था कि अगर किसी ने भी उसके रास्ते में आने की कोशिश की ना तो वो उसे वहीं मार डालेगा। दूसरे बॉडीगार्ड ने जब ये नजारा देखा तो घबराहट के कारण वो 2 कदम पीछे हट गया। देखिए सर, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। उसने किसी तरह हाथ लाते हुए कहा। वो अमन के ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकता था, आखिर था तो वो भी राठौड़ फैमिली का ही मेंबर। अगर उसे एक खरोंच भी आती ना तो नारायण राठौड़ का सारा गुस्सा आखिर में उन दोनों के ऊपर ही फूटना था। अमन ने उसकी तरफ देखे बिना ही उससे से अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे मजबूर मत करो, मेरे पास वैसे भी अब खोने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। अगर मैं आज मर भी गया ना तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। इतना कहते हुए उसने सर्जिकल नाइफ के ऊपर अपना प्रेशर और बढ़ा दिया। उस बॉडीगार्ड के गले से खून बहना शुरू हो गया था। वहां मौजूद सारे लोगों को अमन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सोनल भी अमन से कई बार मिल चुकी थी। आज से पहले उसने अमन को एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान के रूप में देखा था, जो खुद तो हमेशा हंसता ही रहता था, साथ में अपने आसपास के लोगों को भी हमेशा हंसाता रहता था। लेकिन आज वो इससे बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा था। या तो तुम लोग बिना कोई तमाशा खड़ा किए मुझे यहाँ से जाने दो, या फिर आज यहीं पर तुम दोनों भी मेरे साथ ही मरोगे, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो ये दोनों तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर उसने थोड़ा इरिटेट होते हुए सिद्धार्थ और विनय के ऊपर एक नजर डाली। अब वहां खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहोगे, कुछ करोगे भी? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और विनय भी तुरंत हरकत में आ गए। अमन ने जिस बॉडीगार्ड को पकड़ रखा था उसे उसने पूरी ताकत के साथ विनय की तरफ धकेल दिया और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लेकिन शायद वो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो चुका था, इसलिए उसने जैसे ही सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ाए एक तेज खांसी के साथ उसके मुंह से काफी सारा ब्लड आने लगा था। उसे संभालने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर वो तेजी से नीचे की तरफ चला गया। उधर उन दोनों बॉडीगार्ड्स को विनय और सिद्धार्थ ने काफी अच्छी तरह संभाल लिया था। सोनल वहीं खड़ी होकर ये सब देख रही थी। पहले तो उसे लगा कि यही सही है, उन बॉडीगार्ड्स ने जो किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिर उसे लगा इसमें उनकी क्या गलती है, वो तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। वो दोनों बॉडीगार्ड्स बार बार अमन को रोकने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना तो सिद्धार्थ और ना ही विनय ने उन्हें उसके करीब जाने का मौका दिया। वो उन्हें तब तक मारते रहे जब तक कि वो दोनों खून से लथपथ होकर जमीन पर नहीं गिर गए। विनय ने एक बार लापरवाही से जमीन पर पड़े उन दोनों बॉडीगार्ड्स पर एक नजर डाली और अपना सूट ठीक करते हुए बोला, तुम दोनों को मैं जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि तुम लोग वापस जाकर अपने बॉस को अपडेट दे सको। उनसे कह देना कि अभी भी वक्त है, बेहतर होगा अगर वो अमन को रोकने की कोशिश ना करे, वरना। कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। हॉस्पिटल से निकलकर वो तीनों तेजी से उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे जहां प्रिया के होने का पता चला था। गाड़ी विनय चला रहा था। सिद्धार्थ, प्रिया वो ठीक तो होगी ना?
सोनल ने अब सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। उसके सवाल का जवाब सिद्धार्थ के पास भी नहीं था। उसने सोनल को अपनी एक बाह के घेरे में ले लिया और उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करने लगा। जाहिर है अभी हॉस्पिटल में वो जो कुछ भी देख कर आई थी उसके बाद उसे प्रिया के लिए और भी ज्यादा डर लग रहा था। सिद्धार्थ को अब अपने बिहेवियर पर थोड़ा अफसोस हो रहा था। बिना कुछ जाने समझे उसने अपना सारा गुस्सा अमन के ऊपर निकाल दिया था। लेकिन वहाँ ऑपरेशन थिएटर में अमन की हालत देखने के बाद उसे भी अंदाजा हो गया था कि अमन भी प्रिया और उसके बच्चे से बहुत प्यार करता है। सिद्धार्थ को चुप देखकर सोनल और भी ज्यादा साथ फील करने लगी थी। उफ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इस टाइम प्रिया को अकेली छोड़कर नहीं गई होती तो वो कभी बाहर नहीं जाती। मैं अगर चाहती तो वो डॉक्यूमेंट्स कल भी भेज सकती थी, लेकिन शायद मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैं प्रिया को अकेले छोड़कर वो काम करने अपने रूम में चली गई थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तुम क्या कह रही हो? कौन से डॉक्यूमेंट्स? सोनल ने अब हल्के से सुबकते हुए जवाब दिया। हाँ, आपको मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आया था। उन्होंने मुझसे मेरे अब तक के प्राइजेस और रैंक्स की सारी डिटेल्स भेजने को कहा था। मैं प्रिया को अकेले छोड़कर यही काम करने गई थी। जब वो बाहर चली गई मैंने उसे कहा भी था कि मैं उसके साथ बाहर चलूंगी, लेकिन उसने मेरे लिए वेट नहीं किया। ये सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक बार फिर से गुस्सा नजर आने लगा था। सोनल की क्लासेस शुरू होने में अभी भी कम से कम 15 दिन का टाइम बाकी था। ऐसे में अभी से उसे ये सब इन्फॉर्मेशन मांगने का कोई मतलब नहीं था। अगर यूनिवर्सिटी को ड्रेस डिजाइनिंग से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन भी लेनी थी तो वो सीधे सिद्धार्थ से कांटेक्ट करती, ना कि सोनल से। लेकिन फिर भी उसने कंफर्म करने के इरादे से सोनल से पूछा, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से आज से पहले कभी कोई ऐसा कॉल आया था तुम्हें? सोनल ने सोचते हुए जवाब दिया, नहीं, आज से पहले तो उन्होंने मुझसे कभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी। इनफैक्ट मैं तो खुद हैरान हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे क्यों मांगी? यूनिवर्सिटी के पास खुद ही ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। सिद्धार्थ ने अब विनय की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तू भी वही समझ रहा है जो मैं समझ रहा हूँ? विनय अब तक तो खामोशी से ड्राइव कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की बात सुनकर उसने भी एग्री करते हुए कहा, सही कहा तूने। राठौड़ अंकल के लिए कॉल करवाना कौन सा मुश्किल काम है? उसके बाद वहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे मजबूर होकर प्रिया वहाँ से बाहर चली गई, वरना वो खुद से घर के बाहर चली जाए तो इम्पॉसिबल है। सोनल उन दोनों की बातों को सुनकर शॉक्ड हो गई थी। उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि वो फोन कॉल झूठा था। सिद्धार्थ के सीने में अपना सिर छिपाते हुए अब वो रोने लगी। सिद्धार्थ ने अब प्यार से उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, राठौड़ से ही है। अपनी बात मनवाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। विनय ने भी गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए कहा, यकीन नहीं होता राठौड़ अंकल इस हद तक जा सकते हैं। प्रिया उनके सामने पड़ी हुई है, उनकी अपनी बेटी की तरह है वो, और आज वो उसी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बातें सुनते हुए गुस्से से सिद्धार्थ की भी मुट्ठियां कसने लगी थी। गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। शहर से बाहर जिस इलाके में प्रिया के होने का पता चला था वो थोड़ा ऊंचाई पर था। पथरीले और ऊंचे ऊंचे टीलों और जंगल के अलावा वहां पर एक बहुत बड़ी सी नदी भी थी। जब वो जगह थोड़ी ही दूर रह गई तो मजबूरी में विनय को गाड़ी रोकनी पड़ी। सामने गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। साफ दिख रहा था कि यहाँ पर बहुत ही सीरियस वाला ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। चारों तरफ से बस गाड़ियों के हॉर्न का शोर सुनाई दे रहा था। कुछ लोग गाड़ी के बाहर आकर गुस्से में चिल्ला रहे थे। काफी देर तक जब गाड़ियां आगे नहीं बढ़ी तो सिद्धार्थ ने परेशानी से विनय की तरफ देखते हुए पूछा, क्या करें? विनय ने बिना कोई जवाब दिए अपना फोन निकालकर किसी को कॉल कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने उसे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर वो बुरी तरह परेशान हो गया था। अपनी सीट बेल्ट निकालते हुए वो बोला, हमें इसी वक्त वहां जाना होगा। सिद्धार्थ जब तक उसकी बात समझ पाता उससे पहले ही विनय गाड़ी से बाहर निकल चुका था। ये देखकर सिद्धार्थ ने भी अपनी साइड का डोर ओपन करते हुए सोनल से कहा, तुम यहीं रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, ओके? मैं बस अभी आता हूँ, ओके? इतना कहकर उसने भी विनय के पीछे दौड़ लगा दी। सिद्धार्थ ने सोनल को गाड़ी में ही रुकने को कहा था, लेकिन उसके लिए वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। न जाने प्रिया किस हालत में है ये सोच सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। आखिर में वो भी गाड़ी से बाहर निकलकर उसी तरफ दौड़ गई जिस तरफ सिद्धार्थ और विनय गए थे। लेकिन जाहिर है वो उनकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वैसे भी ये रास्ता बहुत ही मुश्किल था, पथरीला होने के साथ ही ये काफी ऊंचा भी था। एक्चुअली ये एक डैम था जिससे नदी के पानी को शहरी इलाकों में जाने से बचाने के लिए बनाया गया था। सोनल जब ऊपर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर एकदम शॉक्ड हो गई थी। वहां पर पहले से पुलिस की 3 बड़ी गाड़ियां और एक एम्बुलेंस खड़ी थी। वहीं पास में ही अमन भी खड़ा था। उसे इस वक्त 2 लोगों ने कसकर पकड़ रखा था और वो उनकी पकड़ से छूटने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, मगर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाने के कारण फोन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। किसी कश्मकश में उसके हाथ से वो बेबी शूज छूटकर वहीं जमीन पर गिर गए थे। सिद्धार्थ और विनय दोनों तेजी से चलते हुए उसके पास पहुंचे और उसका एक हाथ कसकर पकड़ लिया। सोनल वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ी ये सारा नजारा देख रही थी। छोड़ो मुझे, मैं उसे खोज कर लाऊंगा, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, मैं खुद उसे वापस लेकर आऊंगा। अमन ने एक बार फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। विनय ने एक गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए कहा, तुम होश में आ, तू उसे अकेले कैसे खोज पाएगा? पुलिस को अपना काम करने दे, वो बहुत ही जल्द उसे वापस लेकर आएंगे। अमन ने अब विनय की तरफ देखते हुए भारी आवाज में कहा, प्रिया को स्विमिंग नहीं आती और फिर उसका भी अभी मिसकैरेज हुआ है। अगर मैंने जल्दी से उसे नहीं खोजा तो उसकी जान भी जा सकती है, मुझे जाना ही होगा। विनय ने एक बार नीचे की तरफ देखा। पानी का बहाव बहुत तेज था। अमन अब खुद को और नहीं रोक पाया और उसके दिल का दर्द आंसुओं के रूप में बहने लगा था। उसने रोते हुए कहा, तुझे पता है उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती, लेकिन इतना कहकर उसने यहाँ से नीचे छलांग लगा दी। इतनी देर हो गई वो अब तक वहां क्यों नहीं आई? ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो मुझे? तो मैंने उससे बताया भी नहीं था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। जानता वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी मुझे उसे ढूंढना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इतना कहते हुए अमन बुरी तरह रोने लगा था। वो लोग इस वक्त डैम के जिस हिस्से में खड़े थे वो बहुत ऊंचाई पर था। यहाँ से नीचे नदी में छलांग लगाने का मतलब सीधे सुसाइड कमिट करना था। सिद्धार्थ ने अब फर्स्ट टाइम अमन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुझे सच में उसकी फिक्र है ना? तो तू ऐसी कोई भी बेवकूफी नहीं करेगा। यहाँ रुक कर उसका इंतजार करेगा, समझा? अगर तेरे जाने के बाद वो वापस आ गई तो हम लोग क्या जवाब देंगे उसे? उसकी बात सुनकर अमन सीरियस होकर कुछ सोचने लगा था। यस, यू आर राइट, मुझे उसका यहीं पर वेट करना चाहिए। वो मुझे छोड़कर ऐसे कभी नहीं जाएगी। मैं बहुत थक गया हूं, हम लोग गाड़ी में वेट कर सकते हैं। विनय और सिद्धार्थ ने फौरन उसकी बात मान ली। उसे अपने साथ कोऑपरेट करते देखकर अब उन दोनों ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर अमन ने एक झटके से उन दोनों से अपना हाथ छुड़ा लिया और तेजी से नदी की तरफ दौड़ लगा दी। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही उसने वहां से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। विनय और सिद्धार्थ दोनों ही अब तक सदमे में खड़े उस डायरेक्शन में देख रहे थे। अमन! जैसे ही उनकी समझ में पूरी बात आई वो दोनों जोर से चिल्लाते हुए उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद उसने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि अगर आज वो प्रिया को अपने साथ लेकर नहीं जा सका तो वो भी उसी के साथ चला जाएगा।
रात के करीब 9 बजे पुलिस ने अमन को नदी में से बाहर निकाला। नीचे गिरते वक्त उसका सिर चट्टान से बुरी तरह टकरा गया था। इस वजह से वो अब तक बेहोश था। पानी में लगातार कई घंटों तक रहने के कारण उसकी बॉडी में भी काफी पानी चला गया था। सोनल भी सिद्धार्थ और विनय के साथ हॉस्पिटल से दिखने आई थी। हमेशा सबको अपने इलाज से ठीक करने वाला अमन आज खुद हॉस्पिटल के बेड पर अनकॉन्शियस हालत में पड़ा हुआ था। डॉक्टर्स ने सही कहा है, इसके सर में बहुत ज्यादा चोट आई है। उन्हें भी नहीं पता ये होश में कब आएगा या फिर शायद इसे कभी होश ना आए। कहते कहते विनय की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। उसकी बात सुनकर सोनल और सिद्धार्थ की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। सोनल ने आगे बढ़कर अपने साथ लाए वो बेबी शूज वहीं अमन के पास रख दिए। दोपहर में जब वो अमन के हाथों से छूटकर गिर गए थे ना, तब सोनल ने उन्हें अपने साथ उठा लिया था। कुछ ही देर में क्या से क्या हो गया था। पहले प्रिया का ही कुछ पता नहीं चल रहा था और अब अमन भी उनके पास होकर भी उनके पास नहीं था। वो बस मन ही मन प्रे कर रही थी कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। ये कमी अगर ऐसे ही सोता रहा तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसे वापस उसी नदी में जाकर फेंक दूंगा। सिद्धार्थ ने गुस्से और बेबसी से अमन की तरफ देखते हुए कहा, वो ठीक हो जाएगा, आखिर उसे भी तो प्रिया को ढूंढना है। विनय ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी जानता था कि उसके वर्ड्स खोखले हैं। दोपहर से रात हो गई थी, लेकिन अब तक प्रिया का कहीं कुछ पता नहीं चला था। क्या अब भी उसके जिंदा होने की कोई उम्मीद की जा सकती थी? सर, वो इसी रूम में है। अचानक बाहर से किसी की आवाज आई। उन तीनों की नजरें दरवाजे की तरफ घूम गई। ठीक उसी वक्त करीब 55 से 60 साल की एज वाले एक आदमी ने कमरे के अंदर कदम रखा। ये और कोई नहीं, अमन के फादर नारायण सिंह राठौर थे। उनकी एज भले ही ज्यादा हो, लेकिन उनके चेहरे पर जो एटीट्यूड नजर आ रहा था ना, वो किसी का भी कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए काफी था। उन्होंने एक व्हाइट कॉलर की धोती के साथ ब्राउन कलर का कुर्ता और उसके साथ एक बंडी वाली जैकेट पहन रखी थी। माथे पर लगा हुआ एक लंबा चौड़ा तिलक उन्हें वहां बाकी सबसे एकदम अलग साबित कर रहा था। कमरे के अंदर कदम रखने के बाद उनकी नजर सबसे पहले विनय और सिद्धार्थ के ऊपर गई। ओह, तो आप दोनों भी यहाँ हैं? उन्होंने एक हल्की सी स्माइल के साथ उन दोनों के ऊपर तंज कसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा भड़क गया था। वो तो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन विनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा कुछ भी करने से रोक लिया। नमस्ते अंकल, विनय ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। सोनल ने अंदाजा लगाया शायद यही अमन के डैड हैं। नारायण राठौर ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, शुक्र है इतनी तमीज बाकी है आप में। खैर, आप लोग यहाँ अमन को देखने आए थे ना, देख लिया, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अमन को आराम की जरूरत है। सिद्धार्थ से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहा, तो रियली अब आपको अमन की फिक्र हो रही है और जिसकी जो हालत है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। लेकिन सिद्धार्थ की बात सुनकर नारायण के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उन्होंने एक बार अमन की तरफ देखा और फिर एक स्माइल के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोले, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। मुझे उत्कर्ष से ये उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ ने अब नफरत से भरकर उनकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, साथ में ये भी बहुत अच्छे से सिखाया है कि लोगों को उनके पैसे या सोशल स्टेटस के हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक खुद आपको अभी इस बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस बार नारायण का चेहरा पहले जितना शांत नहीं रह सका। उनकी आंखों में गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को शांत रखने की भरसक कोशिश करते हुए कहा, हर परिवार की अपनी सोच और अपनी विचारधारा होती है। जरूरी नहीं कि सबके विचार आपसे मिल ही जाएं। अमन हमारा बच्चा है और उसे अपने परिवार और उसकी सोच के हिसाब से ही चलना चाहिए, किसी और के हिसाब से नहीं। सिद्धार्थ ने अब गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, अपने बेटे से अपनी बात मनवाने का ये कौन सा तरीका निकाला है आपने? हाँ, आपको नहीं लगता आपने इस बार अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं? और प्रिया, वो तो आपके सामने पड़ी हुई है, आपकी बेटी जैसी है वो, उसके ऊपर अटैक करवाने से पहले आपने एक बार तक नहीं सोचा? नारायण ने भी अब उसे उसी की टोन में जवाब दिया, पांव के जूते को उतारकर सर के ऊपर नहीं रखा जाता। वो लड़की अपनी हद भूल गई थी, हमने बस उसे अपनी हद में रहना सिखाया है। आप चाहते हैं कि अपने घर में काम करने वाले नौकर की बेटी को हम अपने घर की बहू बना लें, ये मुमकिन नहीं है। नारायण की बात सुनकर अब गुस्से से सिद्धार्थ का खून खौलने लगा था, लेकिन वो उनसे और कुछ कह पाता उससे पहले ही विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया और उसकी जगह खुद जवाब दिया, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं अंकल। अमन ने प्रिया से प्यार करके शायद आपको आपकी उसी गलती की याद दिलाती है जो परसों पहले खुद आपने की थी। शायद इसलिए आप उन दोनों को अलग करने की कोशिश में इस हद तक चले गए हैं। हाँ, इतना कहते हुए विनय के चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कान आ गई थी। नारायण का चेहरा ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने गुस्से से भरकर चिल्लाते हुए कहा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे इतनी बदतमीजी से बात करने की? नारायण का गुस्सा देखकर विनय के होंठों की स्माइल और भी गहरा गई थी। आपने अभी हमारी बदतमीजी देखी है कहाँ है अंकल? आपसे अब तक मैं इतनी तमीज से सिर्फ इसलिए पेश आ रहा हूँ क्योंकि आप अमन के फादर हैं, वरना अब तक आप भी देख चुके होते कि अपने दोस्त को तकलीफ देने वाले को सजा देने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। बेहतर होगा अगर आप अपने भगवान से प्रे करें कि अमन जल्दी होश में आ जाए और उसे उसकी प्रिया मिल जाए, वरना मैं ये भी भूल जाऊंगा कि आप कौन है और आपका अमन से क्या रिश्ता है। प्रिया भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, लेकिन फिर भी विनय, अमन या सिद्धार्थ ने उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था। उन्होंने हमेशा उसे अपनी अच्छी दोस्त माना था, लेकिन नारायण सिंह राठौर को अमन और प्रिया की दोस्ती कभी पसंद नहीं थी। विनय की बात सुनकर नारायण का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए वो जोर से चिल्लाए, इन तीनों को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दो। उनके इतना कहते ही दो लंबे चौड़े आदमी तुरंत उस वार्ड के अंदर आ गए। विनय ने उनके ऊपर एक नजर डाली और बोला, आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम यहाँ से जा ही रहे थे। इसके बाद विनय ने सिद्धार्थ और सोनल दोनों को वहां से चलने का इशारा किया और तेजी से वार्ड से बाहर निकल गए। गाड़ी के पास आते आते भी सिद्धार्थ को नारायण के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस कमीने अमन को पैदा होने के लिए यही फैमिली मिली थी। सीरियसली कितने घटिया लोग हैं ये। विनय ने अपनी रिस्ट वॉच पर एक नजर डालते हुए कहा, 12 बज गए हैं, अब तुझे घर जाना चाहिए। पुलिस अब तक प्रिया को ढूंढने की कोशिश कर रही है, मैंने भी अपने आदमियों को वहां काम पर लगा रखा है। सिद्धार्थ ने अब एकदम से हताश होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुझे अब भी लगता है प्रिया हमें वापस मिलने वाली है? यार बहुत देर हो चुकी है। विनय ने गाड़ी का डोर ओपन करते हुए कहा, मैं खुद जाकर चेक करके आता हूँ। सिद्धार्थ ने भी तुरंत गाड़ी का डोर ओपन करते हुए कहा, मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन विनय ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने सोनल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सोनल शाम से हमारे साथ है, इतनी दौड़ भाग करते हुए वो पहले ही थक गई है, अब उसे घर जाकर आराम करना चाहिए। सोनल ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आप सिद्धार्थ अगर जाना चाहते हैं तो उसे भी अपने साथ ले जाइए, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। हालांकि वो तो खुद भी उनके साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि शायद उसका इतनी रात को वहां जाना ठीक नहीं होगा।
क्योंकि वो वहाँ किसी भी काम में उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी। उल्टा वहाँ जाने के बाद उसे बार बार वो सब याद आने लगता जो आज वहाँ उसने देखा था। इससे वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती। विनय ने एक बार सोहेल की तरफ देखा और फिर सिद्धार्थ से बोला, मेरी बात मान, फिलहाल घर चला जा। अभी मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि हमें वहाँ पर कितनी देर लगेगी। इससे ये बेहतर होगा कि हम बारी बारी से वहाँ जाएं। इस तरह बिना आराम के वहाँ रहना ठीक नहीं है। और तू टेंशन मत ले, मैं खुद तुझे टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठकर एक बार फिर से वहीं चला गया। सोनल इस वक्त गार्डन में झूले पर बैठी वहां लगे प्लांट्स और फ्लावर्स को देख रही थी। वक्त कितनी तेजी से बीत गया था। प्रिया को गए 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चला था। पुलिस ने अब तक हार मान ली थी और उस साइट को खाली कर दिया था, लेकिन सिद्धार्थ और विनय ने अब भी हार नहीं मानी थी। विनय ने अपने आदमियों को प्रिया को खोजने के काम में लगा दिया था। प्रिया ने नदी में जिस जगह पर छलांग लगाई थी वहां की गहराइयों का उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन जब वो वहां कहीं नहीं मिली तो नदी में आगे बढ़कर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक उन्होंने उसे तलाश किया, लेकिन नतीजा सिर्फ ही रहा। प्रिया का कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिर में उन दोनों ने भी हार मान ली। प्रिया अमन की फैमिली में काम करने वाली हाउस स्टाफ की बेटी थी। प्रिया के पिता नारायण सिंह राठौर के ड्राइवर हुआ करते थे। बाद में उनकी मौत के बाद प्रिया को उसकी मां ने अकेले ही बड़ा किया था। उनके पास भले ही बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रिया को कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी थी। प्रिया के पेरेंट्स हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते थे, इसलिए प्रिया का ज्यादातर वक्त अमन के साथ ही बीतता था। किसी को पता ही नहीं चला कब प्रिया अमन से प्यार करने लगी थी। अमन था भी तो इतना अच्छा। वो हमेशा प्रिया से बहुत अच्छे से पेश आता था, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था, और अगर कभी कोई उसे परेशान करता था तो सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करने भी वही आता था। चाहे खेलना हो या स्टडीज, सब कुछ दोनों साथ में ही करते थे। लेकिन प्रिया ने अमन को कभी ये बात बताई नहीं थी कि वो उससे प्यार करती है। वो खुद इस बात को जानती थी कि उन दोनों के सोशल स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आखिर में उसने मेडिकल को अपने पेशे के रूप में चुना, क्योंकि अमन भी एक डॉक्टर था। उसे लगा अगर वो उसके बराबर आ जाएगी तो उन दोनों के बीच का ये फासला शायद कुछ कम हो जाएगा। इसके बाद वो भी अमन से अपने दिल की बात कह पाएगी। लेकिन प्रिया ये नहीं जानती थी कि अमन भी उससे उतना ही प्यार करता है। दोनों इतने कमाल के एक्टर निकले कि उन्होंने कभी इस बात का एहसास तक किसी को भी नहीं होने दिया। यहाँ तक कि विनय और सिद्धार्थ को भी कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अमन की एज 30 के आसपास थी। इस वजह से उसकी फैमिली उसके ऊपर शादी कर लेने का प्रेशर बना रही थी। एक से बढ़कर एक रिश्ते उसके लिए आए थे, लेकिन उसने सबको मना कर दिया था। क्यों? इस क्यों की तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अमन ऐसा लड़का नहीं था कि नशे की हालत में किसी भी लड़की के साथ रात बिता दे। उस रात वो प्रिया के साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो भी उससे प्यार करता था। विनय ने उस दिन हॉस्पिटल में नारायण सिंह राठौर से जो कुछ भी कहा था उससे वो और भी बुरी तरह भड़क गए थे। दरअसल अमन की मां भी कभी राठौर परिवार में हाउस स्टाफ ही हुआ करती थी, लेकिन जवानी के जोश में उनसे भी एक दिन गलती हो गई। लेकिन अमन की मां को अपनी पत्नी की जगह देना उन्हें कहीं से मंजूर नहीं था, सो इस बात को यहीं दबाकर खत्म कर दिया गया। लेकिन अमन उनका बेटा था, सो वो उससे अपना मुंह नहीं मोड़ पाए और उसे अपने साथ घर ले आए। उन्होंने उसे अपना नाम दिया और उसकी हर जरूरत को पूरा किया। लेकिन नारायण सिंह राठौर की वाइफ ने उसे कभी उस घर का बेटा नहीं माना। हालांकि अपने हस्बैंड की वजह से उसने कभी अमन के साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने कभी अमन की परवाह भी नहीं की। यही वजह थी कि नारायण नहीं चाहते थे कि अमन भी वही गलती दोहराए जो सालों पहले उन्होंने की थी। यहाँ तक कि उन्हें प्रिया के प्रेग्नेंट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सिद्धार्थ और विनय के हॉस्पिटल से जाने के तुरंत बाद ही नारायण ने वहां अपने आदमियों को अमन की गार्डन के लिए रख दिया था। उन सबको सख्त हिदायत दी गई थी कि किसी भी हालत में डॉक्टरों के अलावा किसी और को अमन के वार्ड में नहीं जाने दिया जाए। स्पेशली सिद्धार्थ और विनय को तो बिल्कुल भी नहीं। विनय और सिद्धार्थ ने हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स को पैसे का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। वही उन्हें अमन की हेल्थ के बारे में सारे अपडेट्स देती रहती थी। इन दिनों में सिद्धार्थ बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा था। ऑफिस के काम के अलावा वो और विनय अब तक प्रिया का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से सिद्धार्थ अब बहुत थका थका सा रहने लगा था। रात रात भर जागते रहने के कारण उसकी आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल्स भी नजर आने लगे थे। आज भी ऑफिस से आने के बाद जब वो डिनर के लिए आया तो उसने बहुत मुश्किल से ही थोड़ा बहुत खाना खाया, लेकिन उसने सोनल को जबरदस्ती अच्छे से खाना खिलाया। वो नहीं चाहता था कि इन सारी टेंशन के बीच सोनल अपनी तबीयत खराब कर ले। डिनर के बाद सिद्धार्थ बेडरूम में आने की बजाय सीधे स्टडी रूम में चला गया। सोनल को भी पता था कि आजकल उसका बहुत सारा ऑफिस वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है, सो उसने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेडरूम में अकेली ही चली गई। अभी वो वहां बैठी कुछ सोच रही थी कि अचानक सिद्धार्थ डोर ओपन करते हुए अंदर आ गया। वो उसे अचानक वापस आया देखकर थोड़ी सरप्राइज भी हो गई थी। अमन, उसे होश आ गया है, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी? सिद्धार्थ ये बात बताते हुए इस वक्त काफी खुश लग रहा था। सोनल उसे मना कैसे कर सकती थी? वो तो कब से यही चाह रही थी कि अमन को जल्दी से होश आ जाए। सोनल उसी वक्त सिद्धार्थ के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल के बाहर विनय पहले से ही उनका वेट कर रहा था। सिद्धार्थ के आते ही वो उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां अमन था, लेकिन आज वहां कोई बॉडीगार्ड नजर नहीं आ रहा था। शायद उन सबको विनय ने पहले ही अपने आदमियों से कहकर वहां से हटवा दिया था। वार्ड में अमन अकेला ही बेड पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे के जख्म अब लगभग भर चुके थे, लेकिन उसके सिर पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई थी। पहले के मुकाबले वो काफी कमजोर नजर आ रहा था। अमन, विनय ने अब उसे धीरे से आवाज लगाई। अमन ने उसकी आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल दी। शायद वो पहले से ही जगा हुआ था। अपनी आंखें खोलने के बाद उसने एक बार अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़े लोगों की तरफ देखा, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। लास्ट टाइम जब सोनल ने उसे देखा था तो वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी और पैनिक कर रहा था, लेकिन आज वो एकदम शांत था। किसी की भी उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर में खुद अमन ने ही चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, कहाँ है वो? इतने दिनों तक कोमा में रहने के कारण उसकी आवाज काफी कमजोर लग रही थी, लेकिन इस सवाल ने जैसे वहां खड़े सारे लोगों के दिल और दिमाग पर किसी हथौड़ी की तरह चोट की। अमन को भी उनसे ऐसी खामोशी की उम्मीद थी। उसके फेस पर एक फीकी सी स्माइल आ गई थी। मेरी प्रिया कभी वापस नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर सोनल अब अपने आंसुओं को और नहीं रोक पाई। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप करवाने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस वक्त खुद उसके हाथ कांप रहे थे। विनय ने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तू गलत समझ रहा है, प्रिया को हमने ढूंढ लिया है, लेकिन पानी में डूबने के कारण उसकी बॉडी में बहुत सारा पानी चला गया था। वो भी अभी हॉस्पिटल में ही है, इसलिए अभी तुझसे मिलने नहीं आ पाई। अमन के वार्ड में आने से पहले ही सिद्धार्थ और विनय ने उसे यही बताने का डिसीजन लिया था। हालांकि वो भी जानते थे कि उनका यह झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी अमन की हालत को देखते हुए फिलहाल उन्हें यही सही लग रहा था। उसकी बात सुनकर अमन के फेस पर स्माइल आ गई थी। मुझसे सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। वो कभी वापस नहीं आएगी। इतने दिनों से बेहोशी की हालत में वो प्रिया को अपने करीब महसूस कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोशी की हालत में हर पल उन लम्हों को वापस जी रहा था जो उसने प्रिया के साथ बिताए थे।
उसकी खूबसूरत आंखें, उसकी प्यारी सी स्माइल, सब कुछ बार बार उसकी आंखों के आगे आने लगता था। प्रिया के साथ ना जाने उसकी कितनी सारी खूबसूरत यादें थी। फर्स्ट टाइम जब अमन ने बाइक खरीदी थी तो सबसे पहले उसने उस पर प्रिया को भी बिठाया था। पीछे से वो उसे बार बार परेशान कर रही थी। ये सब याद करके उसके होंठों पर एक स्माइल आ गई थी। उस दिन उसे लेकर वो उसकी फेवरेट मूवी देखने भी गया था। वापस आते टाइम वो एक छोटे से तालाब के किनारे रुके थे। वहां की सॉफ्ट घास पर बैठकर दोनों ने साथ में टूटते तारों को भी देखा था। प्रिया ने उस दिन कौन सी विश की थी ये तो उसे पता नहीं था, लेकिन अमन ने जरूर उस दिन वहां पर अपने लिए उसका साथ मांगा था। लेकिन शायद उनकी तकदीर में एक दूसरे से अलग होना ही लिखा हुआ था। अमन ने उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा पेंडेंट भी खरीदा था जिस पर प्रिया का नाम लिखा हुआ था। उसकी जिद करने पर अमन ने उसे वो पेंडेंट खुद अपने हाथों से पहना दिया था। और आखिर में उसे वो रात भी याद आई जो उन दोनों ने नशे की हालत में एक दूसरे के साथ बिताई थी। उस दिन उन दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा था ये तो उसे याद नहीं था, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल उसे बहुत अच्छे से याद थी। लेकिन इन यादों के आखिर में आकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। अब इन यादों में वो खुद को कहीं नहीं देख पा रहा था। प्रिया चेहरे पर उदासी लिए उसे अकेली ही खड़ी नजर आ रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा था। वो अमन की तरफ देखकर मुस्कुराई। अमन उसे जोर से आवाज लगाना चाहता था, भागकर उसके गले से लगना चाहता था, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने के बावजूद उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उसे लगा था शायद प्रिया उससे नाराज होगी। जो उसने उसके साथ किया था उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अमन की तरफ देखकर प्यार से स्माइल करते हुए उसने कहा, अमन मैं जा रही हूँ बहुत दूर, लेकिन हमारे प्यार की निशानी हमारे बच्चे को मैं अपने साथ लिए जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो धीरे धीरे उससे दूर जाने लगी। ये देखकर अमन एकदम से पैनिक होने लगा था। उसने उसके करीब जाने की, उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आखिर में खुद से ही स्ट्रगल करते हुए अमन ने अपनी आंखें खोल दी। होश में आती ही उसने सबसे पहले नर्स से प्रिया के बारे में पूछा। नर्स को जितना मालूम था उसने उसे सब कुछ बता दिया। सुनकर उसे डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई थी, लेकिन फिर भी वो एकदम शांत था। यही रीजन था कि जब विनय ने उसे कहा कि प्रिया मिल गई है तो उसे समझने में एक सेकंड का भी समय नहीं लगा था कि वो उसे झूठ बोल रहा है। अमन वो मिल जाएगी यार, विनय ने अब उसके करीब आते हुए कहा। लेकिन अब अमन की आंखों में आंसू आने लगे थे। सब मेरी गलती है, मैंने उसका दिल तोड़ा, उससे उसका बच्चा छीनने की कोशिश की। वो क्यों मेरे पास वापस आना चाहेगी? हाँ, लेकिन सोनल जो अब तक ये सब चुपचाप देख रही थी उसने अमन की बात को काटते हुए कहा, नहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे प्रिया का ध्यान रखना चाहिए था। अगर मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता तो ये सब कभी नहीं होता। लेकिन अमन ने उसे जरा सा भी ब्लेम नहीं किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर नारायण सिंह राठौर के सिर पर कोई जिद सवार हो जाए तो फिर वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहते हुए अमन के चेहरे पर अब गुस्सा नजर आने लगा था। उसकी बात सुनकर सब शॉक रह गए थे। ये पहली बार था जब अमन ने अपने डैड को उनके नाम से बुलाया था। अमन ने अब अपने आसपास हाथ से कुछ खोजने की कोशिश करते हुए पूछा, वो शूज कहाँ गए? सोनल ने भी चौंकते हुए उसके आसपास नजरें डाली। उसने खुद वो बेबी शूज उसके पास रखे थे। वो फिर कहाँ चले गए? कहीं राठौर अंकल ने उन्हें फेंक तो नहीं दिया? ये सोचकर उसे उन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने रूम में मौजूद कैबिनेट्स में उन्हें सर्च करना शुरू किया और फिर फाइनली वो शूज उसे मिल ही गए। उसने वापस वो शूज लाकर अमन के हाथों में दे दिए। थैंक यू कहते हुए अमन उठने की कोशिश करने लगा। सिद्धार्थ और विनय ने उसकी पीठ के नीचे एक्स्ट्रा पिलो लगाते हुए उसे उठकर बैठने में हेल्प की। अमन ने एक बार उन शूज की तरफ देखा जिस पर अब भी खून के धब्बे नजर आ रहे थे, लेकिन अब सूखकर काले पड़ चुके थे। अमन को ऐसा देखकर सब बहुत ज्यादा उदास थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, या शायद अब उनके पास ऐसे कोई वर्ड्स ही नहीं बचे थे जिनसे वो उसे तसल्ली दे पाते। कुछ देर तक उन शूज की तरफ देखते रहने के बाद अमन ने कहा, नारायण सिंह राठौर ने मेरी माँ के साथ साथ प्रिया की माँ को भी कैद करके रखा हुआ है। मुझे भी नहीं पता वो दोनों इस वक्त कहाँ पर हैं। अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं उनकी तलाश कर सकूं। अब इस काम में सिर्फ तुम दोनों ही मेरी हेल्प कर सकते हो। प्रिया के जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि उसकी माँ को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। मैं खुद उनसे मिलकर उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये कहते हुए अमन के चेहरे की उदासी और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। विनय और सिद्धार्थ ने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अमन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे अश्योर किया कि वो हमेशा उसके साथ हैं। सोनल ने भी जब ये सुना तब उसकी समझ में आ गया कि उस रोज वहाँ हॉस्पिटल में क्या हुआ होगा। नारायण सिंह राठौर ने अमन और प्रिया की माँ को अपने कब्जे में लेकर अमन से अपनी बात मनवाने की कोशिश की थी। उन्होंने अमन को प्रिया की सर्जरी करने पर मजबूर कर दिया था ताकि वो अमन से नफरत करने लगे और खुद ही उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। उनकी धमकियों से परेशान होकर आखिर में अमन ने उनकी कंडीशन मान ली, लेकिन फिर भी उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए किसी तरह विनय को कॉल करके उससे हेल्प मांगी। लेकिन विनय के वहां पहुंचने तक चीजें बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। प्रिया ने खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाना बेहतर समझा था। उसने लेडी डॉक्टर और अमन दोनों पर अटैक किया और वहां से निकलकर भाग गई। ये सब जानकर सोनल को नारायण राठौर पर तेज गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक अमन की बात सुनकर उसका ध्यान उस तरफ चला गया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही मैंने कभी किसी के हक के लिए लड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 3 साल का वक्त है मेरे पास। इन 3 सालों में मैं अपनी हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की कोशिश करूंगा जो प्रिया ने मेरे लिए छोड़ी है। उसके बाद मैं भी उसी के पास चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। सोनल इस वक्त सिद्धार्थ के साथ बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सो जाओ सोना, तुम थक गई होगी ना, सिद्धार्थ ने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन सोनल जैसे ही अपनी आंखें बंद करती थी उसकी आंखों के सामने अमन का चेहरा आ जाता था। उसने फिर से अपनी आंखें खोलकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, सिद्धार्थ अमन ने ऐसा क्यों कहा कि उनके पास सिर्फ 3 साल है? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी उदासी छा गई थी। वो खुद भी अमन की बात सुनकर शॉक्ड हो गया था, लेकिन सच तो यही था कि प्रिया की मौत के बाद से वो पूरी तरह टूट गया था। शायद अब उसने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। तभी तो उसने अपनी भी जान देने की कोशिश की थी। लकीली वो बच गया था। अमन वैसे तो बहुत ही खुश मिजाज और फ्रेंडली नेचर का था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो वो किसी भी हद तक चला जाता था। शायद ये क्वालिटी उसे अपने पिता से ही विरासत में मिली थी। जाहिर है उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो इन 3 सालों में अपने पिता को उनके किए की सजा जरूर देगा, और ऐसा करने के बाद उसके पास शायद जीने की कोई वजह ही ना बचे।
कुछ लोगों को वो सेल्फिश लग सकता था, लेकिन अब अमन के अंदर ये सब सोचने और उसकी केयर करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन इन सबसे पहले वो अपनी और प्रिया की माँ की देखभाल के लिए सारे इंतजाम कर देना चाहता था, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी बिना किसी परेशानी के गुजार सके। सिद्धार्थ को चुप देखकर सोनल का दिल टूटने लगा था। उसने सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अमन अमन प्रिया से कितना ज्यादा प्यार करते थे ना। प्रिया के जाने के बाद वो तो जैसे टूट ही गए हैं, लेकिन वो तुम्हारी भी तो बहुत अच्छे फ्रेंड है ना। तुम प्लीज उन्हें समझाओ ना कि वो अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल दें और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। सिद्धार्थ ने अब बेबसी से ऊपर की तरफ देखते हुए जवाब दिया, काश कैसा हो पाता। अचानक सोनल को कुछ याद आया और उसने एकदम से एक्साइटेड होकर सिद्धार्थ का फेस अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, सिद्धार्थ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिया अभी जिंदा हो? आखिर इतने लोगों ने उसे ढूंढने की इतनी कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। एटलीस्ट किसी को उसकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज तो मिलनी चाहिए थी। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जिंदा बच गई हो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में भी दर्द नजर आने लगा था। सोना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। तुम्हें पता है पुलिस की हार मान लेने के बाद भी मैं और विनय इतने टाइम तक प्रिया को खोजने की कोशिश क्यों करते रहे? क्योंकि पहले हमें भी ऐसा ही लगता था। हमने प्रिया को नदी में कई किलोमीटर के दायरे में अच्छी तरह खोजा है। यहाँ तक कि विनय ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की है, किसी ने भी उसे नहीं देखा है। जिस दिन ये सब हुआ उसके बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से नदी में पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इतने तेज बहाव में अगर उसकी बॉडी कहीं दूर निकल गई होगी तो उसमें कोई हैरानी नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। उसने सिद्धार्थ के सीने से अपना सिर सटाते हुए कहा, प्रिया ने ऐसा क्यों किया? वो हमसे बात भी तो कर सकती थी ना। मुझे सच में उनके लिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है सिद्धार्थ। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अमन ने कहा है ना कि वो कोई भी डिसीजन 3 साल बाद लेगा। हमारे पास अभी बहुत टाइम है। क्या पता इस दौरान उसे जीने की कोई और नई उम्मीद मिल जाए और फिर वो अपना इरादा बदल दे। सिद्धार्थ शायद ये सब कहते हुए सोनल से ज्यादा खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ और विनय दोनों ने ही अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर भी वो प्रिया को बचा नहीं पाए थे। अब वो किसी भी तरह अमन को नहीं खोना चाहते थे। आई होप कैसा ही हो, अगर मैंने उस दिन प्रिया को अकेले नहीं छोड़ा होता तो नहीं हुआ होता ये सब। कहते हुए सोनल की आवाज भारी हो गई थी। अब तक हर किसी ने उसे समझाया था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिल के किसी कोने में अब तक उसे इस बात का अफसोस था कि उसने प्रिया को अकेला क्यों छोड़ा। सोना, मैंने कहा ना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अब तो खुद अमन ने भी कह दिया ना कि ये सब राठौड़ अंकल की वजह से हुआ है। तुम अगर प्रिया के साथ भी रहती तो भी वो कोई दूसरा तरीका निकाल लेते, इसलिए अब ये बात अपने दिल से निकाल दो। सिद्धार्थ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सोनल जिंदगी भर इसी गिल्ट के साथ जीती रहे। ओके, अब सो जाओ, ठीक है? लेकिन सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, सिद्धार्थ अगर तुम डॉक्टर अमन की जगह होते तो तुम क्या करते? क्या तुम भी वही डिसीजन लेते जो उन्होंने लिया है? सिद्धार्थ ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, शायद हाँ या फिर शायद ना। सोनल उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई थी। अब इसका क्या मतलब है, हाँ या ना? सिद्धार्थ ने अब एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, अब ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना। सुना, अमन ने उस वक्त वही किया जो सिचुएशन के हिसाब से उसे सही लगा। जरूरी तो नहीं कि मेरी सिचुएशन भी सेम हो। सोनल ने अब थोड़ी गुस्से के साथ जवाब दिया, मुझे उनके डैड के ऊपर गुस्सा आ रहा है। कितने बुरे इंसान है वो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का भी चेहरा सख्त हो गया था। उन्होंने जो किया है एक दिन उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। सिद्धार्थ, मैं क्या कह रही थी? सोनल की बात पूरी होने से पहले ही सिद्धार्थ ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस अब और कुछ नहीं, अब सो जाओ। वो नहीं चाहता था कि सोनल इस मामले में पड़कर परेशान होती रहे। लेकिन सिद्धार्थ, मुझे नींद नहीं आ रही है। सोनल ने अब बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, आंखें बंद करोगी तो अपने आप नींद आ जाएगी। कहते हुए सिद्धार्थ ने उसे बेड पर ठीक से लिटाते हुए उसके सिर के नीचे पिलो लगा दिया। ओके फाइन, गुड नाइट। सोनल ने भी हार मानते हुए कहा और दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। सिद्धार्थ भी सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों ने भले ही एक दूसरे से कुछ न कहा हो, लेकिन वो दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा उदास और परेशान थे। सिद्धार्थ भी जानता था कि सोनल बस सोने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन फिर भी उसने उससे कुछ नहीं कहा। सुबह जागने के बाद जब उसने सोनल का चेहरा देखा तो रात भर जागने के कारण उसकी आंखें काफी थकी हुई सी लग रही थी। उनके चारों ओर डार्क सर्कल्स भी नजर आने लगे थे। उसने जानबूझकर सोनल को चिढ़ाते हुए कहा, कितनी क्यूट लग रही हो तुम आज, बिल्कुल पांडा जैसी। इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो गए तुम्हारे। सोनल ने उसकी बात सुनकर थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ जवाब दिया, मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाई थी ना, शायद इसी वजह से। सिद्धार्थ को अब सचमुच सोनल की फिक्र होने लगी थी। अगर वो ऐसे ही कंटिन्यूअसली खुद को परेशान करती रहेगी तो डेफिनेटली अपनी हेल्थ खराब कर लेगी। उसने भी अब सोच लिया था कि चाहे जैसे भी हो वो अब सोनल का ध्यान इन सारी बातों से हटा कर ही रहेगा। रेडी होकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। सोनल अपने रूम में बैठी हुई कोई बुक पढ़ रही थी कि तब आशा ने आकर उसे बताया कि उससे मिलने सीजल आई है। सोनल तुरंत दौड़ती हुई नीचे आ गई। सीजल ने जैसे ही सोनल को देखा तुरंत खुश होती हुई बोली, सोनल बेटा कैसी हो तुम तो मुझसे मिलने आती ही नहीं हो। सोनल खुद ही तुमसे मिलने चली आई। सीजल ने उसके हाथ में एक छोटा सा पेपर बैग देते हुए कहा, मैं आज शॉपिंग के लिए गई थी, मैंने ये ड्रेस देखी तो मुझे लगा तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। सुनो ये तुम्हारे लिए आई हूँ, तुमसे ट्राई करो ना प्लीज। सोनल ने वो ड्रेस हाथ में लेकर देखी जरूर, लेकिन उसे ट्राई करने में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बजाय वो वहीं सीजल के पास बैठ गई। थैंक यू मॉम, आपने पसंद किया है तो मुझ पर अच्छी ही लगेगी। सोनल की उदासी सीजल से भी छुपी नहीं रह पाई। प्रिया के बारे में सुनकर उसे भी उतना ही बुरा लगा था। वो भी काफी टाइम से यहाँ आकर सोनल से मिलना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोनल और सिद्धार्थ इतने ज्यादा बिजी थे कि वो चाहकर भी यहाँ नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज सुबह सिद्धार्थ ने सीजल को कॉल करके कहा था कि वो यहाँ आकर सोनल के साथ थोड़ा वक्त बिताए, ताकि वो पुरानी बातें भूलकर वापस नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश कर सके। सीजल वैसे तो हमेशा एकदम केयरलेस और चाइल्डिश बिहेव करती थी, लेकिन इस वक्त उसने सीरियस होते हुए सोनल का हाथ पकड़कर उसे प्यार से समझाया, सुना मैं जानती हूँ तुम बहुत सैड हो बेटे, हम सब हैं। तुम तो प्रिया और अमन को केवल कुछ ही टाइम से जानती हो बच्चे, लेकिन हमने तो उन दोनों को अपने सामने बड़े होते देखा है। उसके अचानक चले जाने से हम सबको भी बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन सुना हम हमेशा ही ऐसे तो नहीं रह सकते ना। हमें पिछली बातों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी बच्चे। सोनल ने एक फीकी सी स्माइल के साथ सेजल की तरफ देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन चाहकर भी वो अपने मन से उन सारी चीजों को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। अभी प्रिया की एज क्या थी, मेरी जितनी तो थी वो मॉम। अगर उस शाम उसके साथ ये सब नहीं हुआ होता तो सिद्धार्थ उसे अब तक वियना पहुंचा चुके होते और कुछ ही टाइम बाद उसका एक प्यारा सा बेबी भी होता। भले ही डॉक्टर अमन उसके साथ नहीं होती, लेकिन फिर भी वो खुश होती और सबसे बड़ी बात वो जिंदा होती।
सब मेरी गलती है मॉम। अगर मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता तो आज वो हमारे बीच होती। कहते हुए एक बार फिर से सोनल की आंखों में आंसू आ गए। सेजल ने भी अब अफसोस के साथ सोनल की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने सही कहा था। इतने समझाने के बावजूद भी सोनल अपने मन से इस बात का गिल्ट निकाल ही नहीं पा रही थी। उसने प्यार से सोनल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुना, तुम अभी नारायण सिंह राठौर को नहीं जानती हो। अगर उन्हें प्रिया की जान लेनी थी तो वो कैसे भी ले ही लेते। फिर चाहे तुम उसके साथ होती या ना होती, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम इस बात के लिए खुद को कैसे ब्लेम कर सकती हो बच्ची? जाहिर है वो इसके लिए कोई दूसरा तरीका निकाल लेते। सोनल को कुछ रिएक्ट न करते देखकर सेजल ने गहरी सांस लेते हुए उसे समझाया, सुना, इस बात के लिए कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करता है, इसलिए अब तुम अपने दिल से बात निकाल दो। सुड्डू भी आजकल बहुत ज्यादा बिजी है। अगर तुम ऐसे ही परेशान रहोगी तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा बच्चे। सोनल ने अब सेजल की तरफ देखकर एक फीकी सी स्माइल के साथ जवाब दिया, जी मॉम, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सेजल वहाँ काफी देर तक रुकी। लंच टाइम में उसने सोनल के साथ ही लंच किया, लेकिन उसने नोटिस किया कि सोनल ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। वो पहले के मुकाबले कुछ कमजोर सी नजर आ रही थी। लंच के बाद उसने सोनल से अपने रूम में जाकर रेस्ट करने को कहा और खुद सिद्धार्थ का नंबर डायल कर दिया। हेलो सुड्डू बेटा। नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो ठीक से खाना भी नहीं खाती है। अब तो मुझे सोना की बहुत फिक्र होने लगी है सुड्डू। तो उसे उसके फ्रेंड्स के पास क्यों नहीं भेज देता? शायद अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके उसका भी मूड ठीक हो जाए। सिद्धार्थ को भी सेजल की बात सही लगी। उसे तो बस कैसे भी करके सोनल का मूड ठीक करना था, फिर चाहे उसे इसके लिए किसी की हेल्प भी क्यों ना लेनी पड़ी।